सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ना यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा चल रही है जो बीपीएससी टीआरई के लिए और 71st बीपीएससी ओरिएंटेड है। विशेषकर मैं इसी की चर्चा मैं बार बार करता हूँ। जनरली अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो पॉलिटी का खंड होता है उसमें के प्रश्नों को भी हम समाहित करते हुए चलते हैं। प्रश्न का नेचर कैसा है आप देख चुके होंगे, पीवाईक्यू से आप अवगत होंगे और सिलेबस आपको जानकारी होनी चाहिए। जो नहीं पढ़ना है उसकी चर्चा हमने हालांकि यूट्यूब बैच में भी जो शाम को 5 से 7 होता है उसमें मैं बताते चल रहा हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है। यानी कहना बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो टॉपिक नहीं पढ़ना उसको बस सीधे क्रॉस करते हुए चल रहा हूँ कि ये सब टॉपिक से प्रश्न आपके हैं ही नहीं। तो अगर मन है, इच्छा है जानकारी का, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर कोई फैकल्टी बोलता है कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है तो बच्चों को लगता है कि सर कहीं उसी से पढ़ा रहे होंगे। तो वही किताब खरीद के, जो किताब मना किया जाएगा वो किताब बच्चे खरीद के लाते हैं, सोचते हैं कि सर कहीं उसी से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये मत कीजिएगा गलती, क्योंकि डीडी बसु, लक्ष्मीकांत या सुभाष कश्यप की बुक है, ग्रैन्युल ऑस्टिन की बुक है, बहुत सारी बुक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो इतने प्रोफेसर लिखे हुए हैं किताब इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो सारा किताब लेख के आपको अगर घर का शोभा बढ़ाना है, लाइब्रेरी का शोभा बढ़ाना है घर का, तो ठीक है। लेकिन एक किताब की चर्चा करें तो इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपका एनसीईआरटी जो 6th से 12th क्लास है वही नेचर आपके प्रश्न का है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अब एक बार इसको जरूर मानिए। एनसीईआरटी जो न्यू वाला है और जो ओल्ड वाला है, अगर दोनों को मिला के, हालांकि क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपका टेस्ट सीरीज होगा या जो भी मैं यहाँ पर टेस्ट लूंगा, सेक्शनल या जैसा भी टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा, उसमें उन संबंधित प्रश्नों को मैं खुद शामिल करने वाला हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। एक बच्चा है जिसने पूछा था कि सबसे बेसिक्स के लिए क्या रहे, तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुभाष कश्यप की पतली बुक आती है, बहुत अच्छा, हमारा संविधान या संविधान के नाम से आता है। 2 किताब उन्होंने लिखी है, इतनी पतली बुक है, और वहाँ पर कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो वो भी संविधानविद रहे हैं, उनके भी किताब को आप प्रीफर कर सकते हैं। जिनका बेसिक्स ठीक नहीं है, जिनका बेसिक्स ठीक है, उनको लुसेंट या कुछ भी एनसीईआरटी करिए, आपका काम हो जाएगा। टीआरई में इतना ही है, क्योंकि प्रश्न मैं बार बार, कल भी मैं प्रश्न देख रहा था, जब सेशन से पहले हमने प्रश्न को एनालाइज किया तो देखा कि लुसेंट काफ़ी है आपका, लुसेंट प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो मैं एनसीईआरटी में देख रहा हूँ। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है वो सभी प्रश्न एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड का मतलब हु बहु एनसीईआरटी से उठा के नहीं रखा गया है, लेकिन लगभग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वहां से प्रश्न आपका है। तो ये आप कोशिश जरूर कीजिए। जिनको इस बार एग्जाम देना है, जिनको इस बार 100% रिजल्ट लेना है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनका है कि चलो एग्जाम तो आते जाते रहता है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो अनवरत रूप से उनकी क्लासेस चलती रहेंगी और तब तक चलेंगी जब तक एज ओवर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर सीरियस होने की कोशिश करेंगे तो जीवन आ जाएगा, तब तक जीवन में सीरियस होना पड़ेगा, इधर एजुकेशन का सीरियसनेस खत्म हो जाना है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि चलो ये टीआरई 4 नहीं तो टीआरई 5। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बार वैकेंसी तो है, इस बार चुनावी है, चुनावी माहौल है तो वैकेंसी है। अब कब आएगा इसका कोई ठीक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ आएगा जरूर, लेकिन ये अब वेट बहुत अधिक करवाएगा। तो ये टीआरई 4 को अंतिम मान के चलिए। आप मानिए कि मेरा अंतिम एग्जामिनेशन है और हमें इस बार रिजल्ट लेना है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब से जागो तभी सर, अगर आपको एक सीट चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न का नेचर वैसा है नहीं। पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं बहुत परेशान हैं कि थिंकर्स को कैसे पढ़े। वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स का मैंने देखा है लिस्ट, कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक विशेष आपसे पूछा गया है। थिंकर्स में सिर्फ वही पूछा है, विचारों से जो भिन्नता है, दो थिंकर के बीच में जो वैचारिक विभिन्नता है, उससे प्रश्न उठा के पूछा हुआ है। उनके रचनाओं को तो आप रटी ही रटिए, लेकिन जो विचार है तो विचार में पढ़ा दूंगा। धर्म क्या है, उपासना क्या है, स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर कौन, नेहरू जी ने क्या कहा स्वतंत्रता पर, अंबेडकर जी का स्वतंत्रता पर क्या विचार है, गांधी जी का क्या विचार है, वेस्टर्न फिलोसफर का क्या क्या विचार है, समानता पर क्या विचार है। तो जनरली क्या करना है, हमें उन्हीं खंडों को पढ़ना होता है। वैचारिक मत भिन्नता के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोई उनका पुस्तक है जिस पर उन्होंने अपने विचारों को अवगत किया है, लिखा है, लिखित रूप प्रदान किया है, उससे आपके प्रश्न होंगे, वो भी मैं करा दूंगा। जो बच्चे यहाँ पर 6 to 12 वाले यहाँ है ना, 6 to 8 वाले हैं ना पॉलिटिकल साइंस वाले, चलिए करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट आपको मैंने कहाँ पर छोड़ा हुआ है ये बता दीजिए। हाँ, तो निर्वाचन की रीति में बता रहे थे। हमने बताया था कि सांसद का जो रूल है, मतलब हमने ये बताया था कि निर्वाचक मंडल को कैसे तैयार किया जाता है। सांसद का एक मत का मूल्य और विधायक का एक मत का मूल्य बराबर करने के लिए 2 फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। जनरली क्या होता है, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो ऐसे फॉर्मूला लिख के इंटू 1000 कर देगा। जैसे कहे ना इंटू 1/1000, उसको सिर्फ डिवाइड 1000 कर देगा। मतलब क्या करेगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको खाली पलटेगा। तो याद रखना है इंटू 1/1000 है, इसको ध्यान रखना है, बाकी कुछ वो करता नहीं है। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। मैंने लास्ट आपको छोड़ा हुआ है, ठीक है, सांसद के मत का। इसमें थोड़ा सा एक उसी में भी लिखिए, उसको कंटिन्यू कीजिए थोड़ा, इसको मैं कंप्लीट करवाता हूँ। लिखिए इसमें, ये लिखवा दिया था कि एकन संक्रमणीय मत विधि द्वारा होता है, बता दिया था।
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने बता दिया था आपको, नहीं बताया था? लिखिए उसमें, उसी में लिखिए। लिखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला, मतों का एक निश्चित कोटा, मतों का एक निश्चित कोटा, मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। इस कोटा में, इस कोटा में, इस कोटा में, अब एक डायग्राम बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोटा इक्वल टू कर दीजिए कुल मत, कुल प्रतिनिधि, कितने लोग खड़े हुए हैं, कुल मत बाई कुल पद, हाँ कुल प्रतिनिधि, कुल पद कर दीजिए इसको, एक मिनट रुक जाइए, प्रतिनिधि से कंफ्यूजन आपको होगा, एक मिनट रुक जाइए, यहां पर कुल पद कर दीजिए प्लस क्या हुआ, ठीक है, कुल पद, कुल मत है मतलब इसको समझिएगा, मत में यहाँ पर ब्रैकेट में वैध मत, मत का मतलब होता है जो लीगल है, जिसको वैलिड मत है, इनवैलिड मतों को वहां नहीं गिना जाए। कुल मत या ब्रैकेट में वैध कर दीजिए बाई कुल पद प्लस वन, यहां पर प्लस वन है और इसके पूरे बीच में प्लस वन है, इसको कोटा बोलते हैं, ठीक है। राशन का जो कोटा है वो नहीं है, ठीक है। कोटा का मतलब मैं बता, पहले इसको लिखिए, कोटा में लिखिए कुल मत, ब्रैकेट में वैध कर दीजिएगा, वैध मत की चर्चा की जाएगी, बाई कुल पद प्लस वन, और प्लस टोटल के प्लस वन में करना है इसको। थोड़ा मिल्क सेकवा लेते आइएगा ना, अच्छा ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है, कुल वैध मत मतलब मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े नेताओं का चर्चा होता है कि उनका मत क्या हुआ है, इनवैलिड हो गया है। लालू प्रसाद यादव का ही मत एक बार इनवैलिड, मतलब मत देने नहीं आया। ऐसे ऐसे महान लोग, विभूति लोग वहां बैठे रहते हैं जिनको मत देने का ट्रेनिंग मिलता है, और ट्रेनिंग देने के बाद भी उनका मत क्या हो जाता है, इनवैलिड, प्रोसेस में नहीं आ पाते हैं। तो देश चलाने वाले जो सांसद हैं वहां पर जो उपस्थित है, या विधायक हैं जो उपस्थित हैं, उनमें से बहुतों के साथ चूक होती है कि उनका जो वैलिड मत है क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो वहां पर इनवैलिड मत अगर मान लो कितना है तो उसको तो वहां से हटा देंगे, क्योंकि मत वो है ही रहा ही नहीं, बच गया वैलिड मत। तो 543 सांसद कहाँ हैं लोकसभा में, राज्यसभा में कितने हैं, 238, मनोनीत हटा देना है। 543 में एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था, अरे एंग्लो इंडियन को चुनते थे, अब हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटाया गया है, आर्टिकल 331 333 में जो एंग्लो इंडियन है, दो व्यक्ति का जो मनोनयन होता था, हाँ दोनों जगह में, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटाया गया है, 104 कहाँ से बोला, ठीक है 104 से। तो एक ये एग्जाम में आएगा। एक और संशोधन, इसमें एक और चीज किया गया था, क्या प्रावधानित किया गया है, जैसे हर बार क्या होता है कि SC ST के कोटा का एक सीट फिक्स होता है कि इतने 20 वर्षों तक होता है हमेशा। एंग्लो इंडियन का भी 20 साल टेनर बढ़ता है। इस बार सरकार ने एंग्लो इंडियन का टेनर खत्म कर दिया, क्योंकि भारत में एंग्लो इंडियन है ही नहीं, न के बराबर। तो टेन्योर खत्म मतलब उसका प्रावधान खत्म। लेकिन SC ST तो है ना, तो उसका टेन्योर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो उसका 20 साल को बढ़ाया गया है, फिर 20 साल फिर संशोधन होगा। अब देखो, अभी जो परिसीमन आयोग आएगा, परिसीमन होगा, चुनाव जो हमारा होना है, चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव, अगर जनगणना होगा, जनगणना के बाद क्या होता है, परिसीमन। 888 सीट टोटल बनाया गया है लोकसभा में बैठने के लिए, सीटिंग के लिए। तो इस बार जो परिसीमन होगा उसमें एक चीज ध्यान रखना आता है, परिसीमन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, परिसीमन आयोग क्या देखती है, जनसंख्या को देखती है, क्योंकि जनसंख्या को आधार बनाकर सीट बढ़ाएगा हटाएगा। तो परिसीमन आयोग के द्वारा एक चीज और दिखा आता है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है या अन्य लोग हैं, उनकी संख्या में कितना % बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। और इसके द्वारा यही किया गया था कि एक बार संविधान संशोधन के द्वारा सीट फिक्स कर दिया गया, तो लोकसभा में इससे अधिक सीट नहीं होगा। लेकिन अब परिसीमन होगा, तो इससे नया संसद क्यों बनाया गया है, परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी। परिसीमन जब होगा, जब जनगणना होगा, बम ब्लास्ट करते हुए आ रहा है, जब जनगणना होगा, जनगणना के बाद क्या होना है, परिसीमन आएगा, परिसीमन के बाद क्या होगा, सीटें बढ़ेंगी। तो नया लोकसभा अगर नहीं बना होता तो लोग बैठते कहाँ, पुराने वाले में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, ठीक, तो बना दिया गया।
अब ये देखो कि संविधान संशोधन फिर जब होगा इसमें परिसीमन के बाद, तो देखना है, ये हमको देखना है कि इसमें कितने सीट की व्यवस्था की जाती है, डिपेंड करता है जनगणना पर। अगर मान लो कि उसमें कहा जाए कि जनगणना को आधार बना के अगला 2 साल का जनगणना, मतलब 20 साल के बाद, कितने साल में जनगणना होता है, 10 साल में, तो 2 टेन्योर या 3 टेन्योर की चर्चा करेंगे, ठीक है। मान लो 3 जनगणना के बाद सीट फिर बढ़ना चाहिए, तो फिर देखना उसी लोकसभा या राज्यसभा के, या तो उसको एक्सटेंड करेगा उस सदन को, और तो फिर दूसरा बनाएगा। तो ये थोड़ा विचार व्यवहारिक होना चाहिए कि अभी जो संसद भवन को बनाया गया, तो बार बार 30 साल 40 साल नया नया संसद बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। तो अब बात चल रहा है कि उसी को स्टोरी किया जाएगा, सिंगल स्टोरी, डबल, ट्रिपल, जैसे अपार्टमेंट है ना, वैसा ही किया जाएगा, और यही सही है। अमेरिका में जान लो कब से जो बना हुआ है उसका सीनेट जो बना हुआ है, कोई बदला है क्या। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भारत में भूमि थोड़ा अधिक है लोगों के पास, सरकार के पास, दिल्ली के पास भूमि अधिक है। दूसरा है कि यहाँ का एक विचार ये भी होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा तो पैसा कमाएंगे। रोड में जो सामग्री सही नहीं दी जाती है, उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी भी जानता है और यहाँ पर जो ठेकेदार है वो भी जानता है कि कुछ दिन बाद ये रोड टूटेगा नहीं, तो फिर टेंडर निकलेगा नहीं, टेंडर निकलेगा तभी तो कमीशन आएगा, कमीशन आएगा तभी तो कुछ होगा। तो देखना रोड में बहुत सारा ऐसा रोड है, हम अपना गली का कल देख रहे थे, रोड बना रहा था, रोड बहुत चकाचक बनाया था, 2 मंथ पहले बनाया था, अब फिर देख रहे हैं कि अब तो पाइप बिछा रहा है सब गली मली में। अब एक बार रोड बनाता है, फिर एक बार कोड़ता है, ठीक, फिर पाइप बिछाएगा, फिर उसका फिर तोड़ेगा, फिर नाला का पाइप निकालेगा, कुछ दिन में फिर तोड़ेगा, देखिए कुछ और निकालना है। तो ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ करप्शन के लिए ही होता है। जनरली ये व्यवस्था कहीं भी विदेशी अमेरिकी देशों में या फिर कहीं भी कोई, अगर हम बोलेंगे विकसित राष्ट्र में, ये व्यवस्था नहीं है। एक साथ सारा चीज करके तब लास्ट में रोड बनता है, यहाँ वैसा नहीं है। तो यहाँ अधिकारी से तो एक बार होटल मोरिया में कोई सेमिनार था, उसमें आया था पथ निर्माण मंत्री क्या नाम है उनका, नितिन नवीन, तो उसमें पूछे भी थे, यही चीज पूछे थे कि सर आप लोग रोडवा बनवा के उसका फिर से करवाते कहाँ हैं, तो हंसने लगे थे, अरे हम क्या करें, इसमें तो सरकारी प्रोसेस है, बाकी आप तो समझदार हैं, मतलब उनका मानने का था कि आप तो सब जानते ही हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि जो वैध मत है, वैध मत जैसे ही इनको मिलेगा, कितना पद है, मान लो कि 3 आदमी राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ, एक तो अपोजिशन खड़ा कराएगा, एक सत्ता पार्टी खड़ा कराएगी, और एक किसी को निर्दलीय मन हो गया खाने का, मतलब ना उनको अपोजिशन पसंद करता है ना सत्ता पार्टी, तो उनको आन पर ले लिया कि हम अकेले खड़ा हो जाएंगे, तो निर्दलीय 3 पद हो गया, तो कुल पद हुआ +1, और ये +1 है, इसको मार्जिनाइज करने के लिए किया जाता है। मतलब ये प्रोसेस है कि इसके द्वारा क्या होता है, कोटा का निश्चित राशि फिक्स होता है, और इस कोटा से जैसे ही +1 का मतलब क्या है, ये कोटा प्राप्त हो गया, अब +1 मतलब एक वोट जिसको ज्यादा अधिक मिला वो क्या बन गया, राष्ट्रपति। अब इसमें क्या होता है कि 3 पद है, मान लो 3 लोग हैं, तो 3 लोग में कभी कभी मत बराबरी की स्थिति आ जाती है, तो वरीयता क्रम के अनुसार फिर क्या होता है कि जो जब सबसे कम वोट जिसको आया उसका मत दोनों में बटाता है, 1 में 2 में। अब ये प्रोसेस समझना नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये काम किसका है, छोड़ दो, लोकसभा पर राज्यसभा पर छोड़ दो। इतना ध्यान रखना कि कोटा के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन हम बता दिए कि कोटा में इस प्रकार के प्रोसेस को हमको अपनाया जाता है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। हमने चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या प्रक्रिया था, 50% जिसको वोट आया, 50% से जिसको एक वोट आ गया, मतलब किसी अगर 101 पोस्ट है, ठीक, 101 पर जीत है, तो किसी को 50 आया, किसी को 51 आ गया, तो ये जीत जाएगा, एक वोट से जीत जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, 1 वोट 2 वोट से जीतेगा, तब फिर से क्या होता है, कहता है कि फिर से क्या करो कि गणना करवाओ, हाँ रिकाउंटिंग करवाइए। क्या तो हमको लग रहा है कि जो डीएम है ये है फेवर किया है सरकार को, देखते हो कि नहीं। हम एन कॉलेज में एक बार कुर्सी कुर्सी चला चुली सब देखे हुए हैं स्टूडेंट लाइफ में, मतलब एक तो स्ट्रांग रूम होता है, जाने नहीं देता है, लेकिन बाहर हम लोग इसी गए थे कौतूहल वश के देखेंगे क्या होता है, देखे कि वह हार गया था, रियल में हारा था, ज्यादा मतलब 5 या 7 वोट का अंतर था। अब उसका समर्थक सबको इशारा कर दिया, वो ले लाठी उठी चलाना शुरू कर दिया, इसलिए कि किसी तरह प्रेशर बना के ये जो मत है ये क्या करे, पलट दिया जाए, यही ना होता है। तो अब इसीलिए जो निर्वाचन आयोग मेंस का प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका पर जो बार बार संदेह किया जाता है, इसके सुधार के क्या उपाय हैं, तो उपाय किया नहीं गया। ईवीएम लाया गया, वीवीपैट लाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा को मजबूत किया गया, दल बदल अधिनियम को थोड़ा मजबूत किया गया। तो चुनाव आयोग तो बहुत सारा ऐसा कार्य कर रही है जिसके द्वारा क्या होगा, चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ता जाए। लेकिन चुनाव पॉलिटिकल पार्टी किसी का होता नहीं है, होता है क्या किसी का, तो इस व्यवस्था को ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी विवाद हुआ है, आपको लगेगा खाली विधायक, राष्ट्रपति के चुनाव में भी झगड़ा हो जाता है अपोजिशन में, सत्ता पार्टी में। तो फिर कौन निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों जब सबसे बड़ा सदन जो झगड़ा कर लेगा तो उसके बाद न्यायपालिका के पास ही अवसर बचता है उसमें इंटरवीन करने का, दूसरे के पास तो जा नहीं सकते हो।
तो ये बार बार प्रश्न मैंने बीपीएससी में देखा है, टीआरबी में मैंने देखा है, और बीपीएससी में हर बार प्रश्न है। मतलब अगर 10 साल का हम प्रश्न देखे हैं तो कम से कम 10 साल में 6 बार प्रश्न हमको मिला है सीधे कि राष्ट्रपति के चुनाव का जब चुनाव में विवाद होता है तो कौन इसका सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, ये तुम्हारा राष्ट्रपति कार्यालय, ऐसी कर संसद, ऐसे करके दिया ऑप्शन। ठीक है, और राष्ट्रपति को क्या करेगा, उसी में राष्ट्रपति का एक ऐसे करके राष्ट्रपति की समिति के द्वारा, चुनाव आयोग के एक परवड़ समिति के द्वारा, कंफ्यूज करने के लिए। अब बच्चा सोचा चुनाव आयोग तो चुनाव करा ही रहा है, तो परवड़ समिति हो सकता है, उसका ऊपर वाला समिति हो। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न है जो सिंपल है, आपको रटने वाला है कि हाँ कौन चुनाव किसका कराता है, कैंसिल होता है तो क्या होता है। तो प्रश्न यही आ रहा है आपका। लेकिन अगर प्रश्न बहुत यदि कॉन्सेप्ट वाला पूछेंगे तो ज्यादा परेशान करना होगा, तो यही पूछेंगे आपसे कोटा, ठीक है, विधायक का मत का वैल्यू कैसे पूछ, तो उसको शब्द में लिख देंगे। जो हमने डायग्राम लिखवाया उसको शब्द में पूछ सकते हैं, तो शब्द से मत घबराइए। पहला क्वेश्चन पढ़ने के समय शब्द से नहीं घबराना चाहिए। सबसे बड़ा होता है पैनिक अटैक, होता है एग्जाम में घुसने के बाद प्रेशर होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि आइए, सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो पढ़ा हुआ चीज है वो क्या होगा, आपका बार बार पढ़ा हुआ चीज आपके दिमाग में क्रैक करेगा कि यही सही है, यही सही, यही सही है। दिमाग कहेगा कि देखो ऑप्शन चेंज मत करो, यही है। जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग में क्लिक तो करता ही है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब रंगने जाइएगा तो अपने आप कलम जो है बहक जाता है, ए से सीधे बी पर चला जाता है। और जब भी आप ऑप्शन चेंज करेंगे आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर 7 क्वेश्चन अपने दिमाग मान ली नहीं आता है, लेकिन आपको लगा हुआ है कि कहीं हमने पढ़ा था, तो प्राइमा फेसाई जो पहला जो हमारा हिट करता है, स्ट्राइक करता है जो नजर, जनरली वो दिमाग में कॉन्शियस माइंड बता देता है कि यही आंसर है, और बिल्कुल सटीक होता है। हम अपना बता रहे हैं अनुभव। साथ में अगर ऐसा कीजिएगा तो साथ में अगर वही आंसर लगाया जो टिक किया, जो दिमाग में आया, तो 5 सही होने की संभावना है। लेकिन जैसे चेंज करोगे तो इसका रेशियो से 2 सही होगा और बाकी 5 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कभी भी चेंज मत करना, एक सलाह है, ऑप्शन चेंज मत करना। दूसरा है कि जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें भाई बहुत वीर, मतलब मानते हैं कि विश्वामित्र के पेशेंस की तरह चाहिए लास्ट का 10 मिनट। जो बेल लास्ट का 15 मिनट पहले बजता है उसमें इतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए कि कलम पर कंट्रोल और दिमाग पर कंट्रोल, क्योंकि उसमें जो माहौल होता है सब रंगारंगी वाला होता है। तो जो बहुत विद्वान व्यक्ति बैठे रहते हैं, इतना विद्वान होते हैं कि सारा टिक लगा के लास्ट में सोचते हैं कि 10 मिनट रंग उन्हीं का छूटता है। ठीक है, 5-7 रंगे पूरा पेपर खाली, पेपर तो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया था, रंग नहीं पाए, तो रोते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, गंगा जमुना विलुप्त सरस्वती आंखों से निकलते हुए बाहर निकलेंगे, कहें कि देखिए रंग नहीं पाए, एग्जामिनर बहुत खराब था, ये किया। तो हमको क्या करना है, सेक्शनल रंगना है। जैसे 50-50 का सेट है ना, तो 50 का पहले करो और 50 रंग लो, फिर अगला 50 करो उसको रंगो। सेट में रंगना चाहिए जो पहले आता है। तो ये तरीका बताते इसलिए चल रहे हैं कि एग्जाम हमको लग रहा है कि कभी भी घोषणा होगा, किसी एग्जाम में जाओगे तो ये आपको इस तरीका को आपको फॉलो करना चाहिए। जो सबसे पहले आता है उसी को पहले लिखना है। अब जो अभी हिस्ट्री तुम्हारा मजबूत है तो हिस्ट्री सेक्शन को बनाओ। अब आता मैथ नहीं है, पहला क्वेश्चन मैथ से, तो कसम खा लिए कि पहलके से बनाएंगे, तो यही गलत है। इस कसम को नहीं खाना है, कसम को नहीं खाना है। आपका जो सेक्शन मजबूत है पहले उसको चुनिए, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे सही होगा आंसर मिलेगा, मुस्कान बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चेहरे पर ललकार आ जाएगा, अच्छा 5 क्वेश्चन सही, 6 क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो गलत क्वेश्चन जो नहीं आता है वो भी उस क्रम में क्या होता है, अरे तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ही, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब पीनियन ग्लैंड, ये सब पढ़े हो ना, तो सब सेक्रेट करता है। ठीक है, तो वहां से जैसे सेक्रेशन होगा गाबा सेल्स एक्टिव हो जाएगा। सेरोटोनिन जब आएगा तो उसको बोलते हैं गुड हार्मोन्स, ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सही क्वेश्चन करोगे। थोड़ा मिल्क शेक पी लेते हैं बहुत। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट इसी में लिखिए, अगला लिखिए, लिख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रपति के विवादों से संबंधित, राष्ट्रपति के विवादों से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है तथा तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। यह भी ध्यान रखना, इसके बाद कहीं नहीं जा सकते हो। तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। मैंने लिखवाया, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। याद रहेगा, उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है,
कल मैंने लिखवा दिया था कि अगर कोई भी सीट रिक्त हो, निर्वाचन मंडल में कोई सीट अगर रिक्त हो, मान लो कि कोई विधायक नहीं पहुंच पाया या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सदन नहीं चल रहा है, तो रिक्त होगा तो चुनाव कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले राज्य विधानसभा का चुनाव करवाओ, मेंबर लाओ, तब 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को देखते हुए कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि निर्वाचक मंडल में कोई विधायक अगर मत देने नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं, मत जाए। उसको राष्ट्रपति थोड़े कोई चुनाव आयोग फोन करके बुलाएगा कि आइए, ट्रेनिंग करवाएगा, आपको देना है नहीं देना। अब ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है कि कोई, अब ये जनरल प्रश्न है, संसद में देखते हो कई बार पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, वॉकआउट कर जाता है कि हम मत नहीं देंगे। तो उसका दो सेंस होता है, दोनों सेंस बता सकते हो क्या सेंस है? अगर किसी भी बिल पर, महत्वपूर्ण बिल पर, विधेयक पर, उसको एक्ट बनाने के लिए बहस चल रहा है, तो अचानक उसमें से कोई पार्टी बाहर निकल गई, जैसे मान लेते हैं समाजवादी पार्टी या मान लेते हैं राजद, अपना बिहार कहीं लेके चलते हैं, राजद, राष्ट्रीय जनता पार्टी वहां से वॉकआउट कर गई कि हम मतदान नहीं करेंगे। इसका दो सेंस है, क्या सेंस है बताओ? एक सेंस है कि बिल के विरोध में है, विरोध कर रहा है कि नहीं करेंगे, और दूसरा सेंस है कि जनता की नज़र में क्या हुआ, सहानुभूति ले रहा है कि हम देखो बिल का विरोध किए हैं। और दूसरा एक तीसरा सेंस भी है कि सरकार का सपोर्ट भी तो कर रहा है। हो सकता है वो भाग लेता तो विपक्ष में वोट, विरोध में है तो वोट तो देता नहीं, और जब हम किसी के विरोध में हैं तो उसके पक्ष में तो वोट नहीं ना देंगे। तो तुम जब वहां पर वॉकआउट कर गए, इसका मतलब तुम्हारा जो मजबूत होता, विपक्ष का वोट मजबूत होता, उसको तो तुम कैंसिल कर दिए। तो विपक्ष को 15 सीट और मिलता, 15 वोट उसको और मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिला। तो तुमने सत्ता पार्टी को ही तो सपोर्ट किया, जनता के सामने सहानुभूति बतला कि देखो तुम्हारे कारण हम नहीं गए हैं, लेकिन सपोर्ट तो इनडायरेक्टली किसको किया, सत्ता पार्टी को। तो देखना बहुत सारा ऐसा पार्टी होता है, अभी भी आज वो संसद देखो वक्फ बोर्ड वाले में बहुत सारा पार्टी वॉकआउट करने का प्लान में था, नहीं तो नहीं जाएगा, या तो वॉकआउट करेगा ना तो उपस्थित ही नहीं होगा, मतदान के दिन वापस जय भी नहीं करेगा सदन में, बहाना बना देगा, बीमार है, बुखार है। तो ये दो कारण होते हैं। तो ये मेंस में पूछा जाता है जनरली इस प्रकार का, इसको ध्यान आगे लिखिए नेक्स्ट। देखो, यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के घोषणा से पूर्व, तो सुप्रीम कोर्ट के घोषणा से पूर्व, तो सुप्रीम कोर्ट के घोषणा से पूर्व उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट के घोषणा के पूर्व उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। तो उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, अवैध घोषित नहीं होंगे तथा प्रभावी माने जाएंगे, तथा प्रभावी माने जाएंगे, तथा प्रभावी माने जाएंगे, तथा प्रभावी माने जाएंगे। अब समझना है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो गया, राष्ट्रपति बन गया, सदन चलना शुरू हो गया, सदन चला, कोई भी बिल पेश किया गया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और वो एक्ट बन गया, राष्ट्रपति गया साइन कर दिया, बिल तो बन गया। जब भी अधिनियम बना तो कानून लागू हो गया, देश में उसके द्वारा काम शुरू हो गया। 7-8 महीना बाद निर्वाचन आयोग को या ऐसा क्लेम किया किसी पार्टी ने कि राष्ट्रपति के रूप में जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वो अवैध तरीके से हुई है, वो कोर्ट में चला गया मामला। तो मामला में कोर्ट में सुनवाई होगा, क्योंकि इस देश से संबंधित राष्ट्रहित के मामला को कोर्ट पहले सुनता है। तो राष्ट्रपति का मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। तो कोर्ट को जब पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ है वो व्यक्ति गलत तरीके से आ गया है, मतलब निर्वाचन में कुछ त्रुटियां हैं जिसको हमने ध्यान नहीं दिया और राष्ट्रपति बन गए, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैंडिडेट उसी वक्त कैंसिल कर देगा वो, क्योंकि गलत व्यक्ति है।
लेकिन मान लो 6 महीना जो राष्ट्रपति के पद के रूप में वो रहा है, काम किए हैं उन्होंने, तो जो काम किए जाएंगे उसको इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फंक्शनिंग हो चुका है देश में, वो प्रभावी बना रहेगा। मतलब व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति का कैंडिडेचर क्या होगा, खत्म, चुनाव फिर से होगी, कोई दिक्कत नहीं राष्ट्रपति का, लेकिन उनके द्वारा जो भी संवैधानिक पद पर रहते हुए कार्य किया जाएगा वो कैंसिल नहीं होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछता है, और ये जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाएगा कि राष्ट्रपति अगर हट गया, राष्ट्रपति का कैंडिडेचर खत्म हो गया, मतलब राष्ट्रपति का काम किएंगे तो कैसे वैलिड रहेगा। तो बहुत बच्चा ये दिमाग, अपना दिमाग लगाता है कि सही बात है, राष्ट्रपति तो गए तो उनका काम जो किए हैं वो कैसे वैलिड रहेगा, वैलिड रहेगा, याद रहेगा, ये इनवैलिड नहीं हो सकता है, याद रहेगा। चलो, क्योंकि पद के रूप में व्यक्ति ने काम नहीं किया है, पद के द्वारा वो काम किया गया है, पद तो संवैधानिक है ना, तो संवैधानिक पद के द्वारा पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति ने कोई भी बिल पास किया है, तो थोड़े के राष्ट्रपति अपना व्यक्तिगत कुछ बिल पास किया है, राष्ट्रहित का बिल पास किया है, तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 56 लिखिए, आर्टिकल 56, 55 तक लिखवा दिया था ना, आर्टिकल 56 लिखिए, आर्टिकल 56 में डैश देकर लिखिए, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, पद की अवधि को पदावधि बोला जाएगा, ठीक है। लिखिए इसमें, लिखिए राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से, राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। पांच वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। मुन्नी कुमारी, हम ही किए थे ऐसा सर, 43 क्वेश्चन छूटा था, तो अब मत कीजिएगा, ठीक है, अब छूटना नहीं चाहिए, सेक्शनल अब बना के आगे बढ़िएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट, थर्ड, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के, देखिए राष्ट्रपति को तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को पूरा होने से पहले, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को पूरा होने से पहले, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को पूरा होने से पहले महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब देखो, इम्पीचमेंट जो शब्द है या महाभियोग जो शब्द है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, बाकी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए हटाने का प्रोसेस है। इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? राष्ट्रपति। तो ये प्रश्न एक बार पूछा था एग्जाम में कि महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा निम्नलिखित में से किनको पद से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति भी था, उसको महाभियोग नहीं बोलता है, ठीक है, प्रोसेस है वही, लेकिन महाभियोग शब्द वहां पर नहीं लगेगा। पद से हटाने का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में लगता है, इसको ध्यान रखना है। आगे मैं सुप्रीम कोर्ट कराऊंगा तो आप क्लियर करा दूंगा। आगे लिखिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट लिखे, राष्ट्रपति अपने पद रिक्त होने से पहले, राष्ट्रपति अपने पद रिक्त होने की, नहीं ऐसे कहा, राष्ट्रपति अपने पद रिक्त होने की स्थिति में कर दीजिए, राष्ट्रपति
अपने पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक अपना उत्तरदायित्व निभाएगा, तब तक अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएगा, तब तक अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति अपने पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक अपना उत्तरादित्व, यही हमको बार बार घबराया, उत्तरदायित्व निभाएगा। एक बार चूरा जो होता है ना, चूरा और चना, तो बार बार, एक मेरे दोस्त है वो चूरा चना, वो ऐसा चूना चरा कई बार बोल चुका है, 3 बार बोल के बाद जो है दे दो, यही दे दो। ठीक है। उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति अपना पद धारण न कर ले। ये क्यों किया गया? क्योंकि संवैधानिक पद है। अब आते हैं तुम्हारा, तब तक अपना पद, जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, जब तक उसके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। अब ध्यान रखना है, प्राचीन काल में पढ़ा होगा, मौर्य काल, ये सब पढ़ा है अपने एंशिएंट में। उसमें होता था कि मान लो कोई राजा, अचानक राजा की मृत्यु हो जाती थी, या राजा का कुछ भी ऐसा होता था, तो तब तक इस जिस राजा का मृत्यु हो गया, सदन को पता है, मतलब राजघराने को पता है, तब तक राजा के मृत्यु को पब्लिकली नहीं बताया जाता था, तब तक राजा का नियुक्ति न हो जाए, चुना न जाए। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अव्यवस्था फैल सकती है, गृह युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है या दूसरा राष्ट्र है, उसका गलत फायदा उठा सकता है। ठीक है। आपने वैदिक काल पढ़ा होगा, तो ऋग्वेद काल में पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं की सेना है, तब तक युद्ध हारती रही जब तक उसका नेता नहीं चुना गया। जैसे ही युद्ध का नेता में वरुण की नियुक्ति हो गई, जैसे ही वरुण देवता को युद्ध का सेनापति बना दिया गया, या कार्तिकेय को सेनापति बना दिया गया, तो युद्ध का सेनापति मिला, मतलब क्या, युद्ध का नेतृत्व मिल गया, कमान, तो युद्ध लोग जीतने लगे। उससे पहले अनाड़ से हार जाते थे लोग, क्योंकि सब ज्यादा जोगी मठ उजाड़, अब बिना कोई वहां पर सेनापति हिले नहीं, सब अपने लड़ता था। तो कोनो किसी का कान नोच रहा है तो उससे लड़ रहा है, तो फिर उससे लड़ रहा है, और उधर से पिटा रहा है। सेनापति क्या करता है? कोरिलेट करता है। सेनापति आदेश देता है कि देखो, एक जो टीम है वो उधर लड़ाई करेगा, एक टीम वो संभाले, एक टीम हमारा रक्षा करेगा, यही ना करता है। बिना सेनापति का क्या, अगर कोई भीड़ है और प्रबंधन ना हो, कोई प्रबंधन नहीं किया गया, भीड़ इकट्ठा कर दिया गया, अब भीड़ में कोई नेता नहीं चुना गया, तो कोई नेता नहीं चुना तो भीड़ क्या करेगा? भीड़ में सभी नेता बन जाएगा। ठीक है। कोई भोजन पार्टी उटी में गए हो कि नहीं? पार्टी में अरेंजमेंट नहीं होता, देखना कितना अच्छा मजा आता है। कुकर उठा के भाग रहा है, कौन तसला उठा के भाग रहा है, क्या तो कोई अरेंजमेंट वाला है ही नहीं। तो कैटरिंग में जब तक अरेंजमेंट नहीं देखोगे तो तुम्हारा खाना बचेगा नहीं। तो बहुत आदमी क्या कर रहा है कि दूसरा का प्लेट से लेके खा रहा है, उधर चिकन उठाया ऐसे, उधर से हाथ से छीन के भाग गया। ठीक है। तो अरेंजमेंट की जरूरत इसलिए होती है कि जब तक प्रबंधन नहीं कीजिएगा, आपका संस्था नहीं चलेगा। किसी प्रकार का भी संस्था हो, कोई भी काम करोगे, प्रबंधन की जरूरत, इसलिए प्रबंधन जो एमबीए लोग करता है तो बेवकूफ नहीं है। प्रबंधन हर संस्था की जरूरत है। प्रबंधन में होता है कि आखिर कोई चीज को हमको आगे कैसे बढ़ाना है, तो एक शेड्यूल होगा। अब मान लो कि यहाँ बुला लिए सबको, क्या करना है पता नहीं है, तो पता चला कि काम यहाँ पर चलना था, योगा का क्लास है, डांसिंग क्लास शुरू हो गया, अपने से डांस शुरू कर दिया। अब योगाचार्य आएंगे तो देखेंगे डांस कर रहा है, बोले डांस से करो तुम, वो निकलते हैं। तो उनको बताओगे ना कि कार्यक्रम किस चीज का है। अरे हमको भाषण पे बुलाओगे तो बताओगे ना कि विषय ये है, सर किस विषय पे बोलना है। भाषण देने आ गए तो पता चल रहा है कि बोल रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर पर, विवेकानंद पर बोलना था। तो उधर से जो स्पेक्टेटर्स होंगे वो गाली ना देगा, और क्या करेगा। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। तो जब तक हमारा नेता नहीं चुना जाए, तब तक क्या करना है? गुप्त रखा जाता है। तो प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में, हर समय ये चीज परंपरा को अपनाया गया। इसी परंपरा को हमने संविधान में अपना लिया कि जब तक राष्ट्रपति का पद दूसरा राष्ट्रपति नहीं स्वीकार कर लेता है, नहीं आ जाता है, तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। जैसे ही वो आएंगे, उनको पूरा स्वीकृत करके क्या करेंगे? चले जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जब सदन से जा रहे थे, उनके पास 2 बैग था, और दोनों में किताब और 4 सेट कपड़ा और 2 ट्रक किताब ले गए थे, वो खाली उनका ही था। और जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गई तो राष्ट्रपति के पद के नाम पर जो मेडल मिलता है उसका कसवा उसा के ट्रक में भरवा ली थी। तो जब ट्रक निकलने लगा तो राष्ट्रपति का वहां भी प्रबंधक होता है, तो हाथ जोड़ के बोला, महामहिम जी, ये जो मिला है ना मेडल, आपका नहीं है, ये पद को मिला है, राष्ट्रपति के पद को मिला। अच्छा अच्छा, ये बात हमको पता ही नहीं था, ठीक है इसको हटवा दीजिए। तो 4 ट्रक हटवाया गया था। ठीक है। हाँ। तो ध्यान रखना, उनको लग रहा था कि सब मेरा ही है।
एपीजे अब्दुल कलाम एक या दो रूम का ही यूज किया। उनका किचन वाला, उनका इंटरव्यू पढ़ना, किचन अब तो नहीं रहे हैं, तो उनका किचन वाला बताया था कि उतना रूम है ना, मात्र 2 रूम का उपयोग करते थे। चटाई पर सोते थे, एक रूम में सुपर कंप्यूटर था, अपना बैठ के दिन भर कंप्यूटर पर वायलिन बजाते थे। मतलब उनका एक है वो अपना वीणा, वीणा बजाने के तब बजाते थे। 2 रूम का यूज किए। जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी तो अपना मौसा के, फूफा के, दादा के, परदादा के, नाती नतनी, पोता पोती, मतलब पूरा राजस्थान का जयपुर भर दी थी। पूरा सदन में कौन कौन फूल तोड़ा। अब वहां पर जानते हो मुगल गार्डन था, अब उसका नाम कर दिया अमृत वाटिका। अब मुगल गार्डन में तो बड़ा बड़ा फूल, कमल का बहुत तरह का फूल है उसमें, गुलाब का लगभग कितना होगा तो 400 प्रजाति है। तो इसका पोतवा सब, नातिया सब जा का फूल तोड़ता था, ठीक है। फूल तोड़े, कहीं फूल सूंघे, ठीक है। और उसका माली होता है, उसको मैनेजमेंट देखना है, तो हाथ जोड़ता था, क्या आप कर रहे हैं, ये सब फूल रहने दीजिए ना, बोलेगा ज्यादा, ठीक है। ये होता है। तो गरिमा जो होता है, राष्ट्रपति पद का गरिमा रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। पद पर पहुंच जाना और उस पद की गरिमा को बनाए रखना, दोनों में 2 बातें हैं। गरिमा रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। एपीजे के बारे में बोला जाता है कि वो राष्ट्रपति के संसाधन का, वो कहीं बाहर से कुछ फूडिंग मंगाते थे तो उसका ही पैसा दे देते थे। वो कहता सर ये तो इसी ना 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 ना, हम खाएंगे अगर बाहर से तो हम, राष्ट्रपति का पैसा कभी उन्होंने सदन का पैसा यूज नहीं किया, ठीक है, कभी नहीं यूज किया। दूसरा एक और थे मनमोहन सिंह, उनका अगर उनके प्रधानमंत्री आवास का एसी खराब हो जाता था तो वो पैसा अपना, उनकी पत्नी पहले से पैसा लेके तैयार रहती थी, आया मिस्त्री पहले ही पैसा पेश करी एसी का। तो सदन का जो मैनेजमेंट है वो बोलता था कि मैम ये जो प्रधानमंत्री आवास है ना, इसका पूरा मेंटेनेंस का हम लोग का है, उसमें से कुछ इनकम इस सबको होता था ठीक है, 20 रुपए का काम है तो 200 का बिल बना दिया, वो भी खत्म, इस सब का परेशान हो गया था। इस सब ये बताओ कैसा ही प्रधानमंत्री आ गया, इसकी बीवी तो और उससे भी एक्टिव है, कुछ आता है कोई बनाना गाड़ी, अब हुआ कि कुछ टूट गया पेंटिंग, तो पेंटिंग हुआ तब दूसरा पेंटिंग नया आएगा तो 5 लाख का लगेगा, तो उसमें से 3-4 लाख रुपए, 2 लाख 20 हजार तो कमाएगा सब ना। और वो पेंटिंग को क्या करता है, टेप से चिपका देते थे, ठीक है ना। हुआ तब फेविक्विक लेके हर उनकी पत्नी जो थी लेके चिपका के उसको पेंटिंग, अब वो आया कि मैडम ये पेंटिंग तो क्या हुआ, फेंकने की क्या जरूरत है, इसको चिपका देते हैं। ये हाल होगा। किताब लिखा है इस पर, हम ऐसा नहीं कि अपने से बोल रहे हैं, किताब पढ़ो, उसके बारे में किताब आया है। परेशान था वो सब, खुद ये बोला कि हमारा खर्चा जो है पिछले 5 साल 6 साल का जो मैनेजमेंट, जितना जो प्रधानमंत्री हुआ उसका जो खर्चा होता था, उस पूरा खर्चा बच गया, मतलब एक्स्ट्रा मनी आ गया हमारे पास। अब बिना उसके रिलीज किए हुए तो पैसा उसमें कुछ होता भी नहीं, समझ ही रहे हो। तो ये है पद का गरिमा। एक होता है कि अपना ही समझ रहा है सब, ये अगर आवास है तो मेरा ही है, और टोटी तक उखाड़ के लेके चला गया। तो तरह तरह के यहाँ पद हैं, ठीक है। आगे लिखे नेक्स्ट। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 लिख के डैश दीजिए, आर्टिकल 57 लिख के डैश दीजिए। इसमें क्या है, आर्टिकल 57 लिखिए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता लिखिए। इसमें भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। डैश देखिए, भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं दिया गया है, उपबंध नहीं दिया गया है। जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह करे, क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं दिया गया है, जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न लगाए, जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न लगाए। मतलब अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये चाहे तो 5 टर्म 6 टर्म के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परंपरा ये है कि जनरली हम लोग एक ही बार रखते हैं। कौन कौन राष्ट्रपति 2 पदावधि के लिए राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं? वो तो उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति बने, गुड। तो अब देखो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति 2 टर्म के लिए क्यों रहे, इसका कारण है, कुछ कारण होगा। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति 2 टर्म रहे, इसका कुछ कारण है, क्योंकि पहला टर्म तो संविधान सभा के द्वारा वो बने थे, संसद तो बना नहीं था, तो संविधान सभा के द्वारा संसद चल रहा था, तो एक टर्म तो उनका ये हो जाएगा, और दूसरा टर्म जब संसद बन जाएगा, जब चुनाव होगा तो होगा, इसलिए 2 टर्म रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए
एपीजे अब्दुल कलाम 2 टर्म के लिए लड़ना चाहते थे क्या? नहीं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि अच्छा व्यक्ति है कलाम, तो इनको दोबारा मौका देना चाहिए, तो सब पार्टी अपने में लड़ने लगा। तो एपीजे हाथ जोड़ के बोले कि हमको लड़ लुड़ के राष्ट्रपति नहीं बनना है, अगर बनाना है तो सभी दल अगर इस पर निर्णय है, सभी दल एक मत होंगे तो हम राष्ट्रपति के लिए खड़ा होंगे, लड़ झगड़ के हमको नहीं पद चाहिए, वहां से चल गए थे। दूसरा रहता तो लड़ झगड़ के भी खड़ा होता। लिखिए नेक्स्ट। अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका का व्यवस्था अभी पूछा, तुलना करके पूछता है, कभी कभी क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में तुलना करेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का व्यवस्था था कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रूजवेल्ट, नाम सुना होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो 4 टर्म जीत गए थे, मतलब ऐसे राष्ट्रपति रहे थे कि एक बार खड़ा हुए, दूसरा तीसरा 4 टर्म जीत गए। तो वहां पर कानून में संशोधन करना पड़ गया, और संशोधन करके बनाया गया कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का पद नहीं बनेगा। तो ट्रंप लगातार तो बना नहीं है, इसका मतलब अगला भी चुनाव चाहेगा तो ट्रंप लड़ सकता है, कि लगातार कॉन्सिक्यूटिव नहीं है ये। अब समझा गया, लगातार 2 टर्म तुम नहीं बनोगे, इसका मतलब तीसरा टर्म के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कभी खड़ा हो सकता है। तो ट्रंप क्या हुआ, एक टर्म बीच में बाइडेन उनको डिस्टर्ब किया है, क्या अल्टरनेट बन सकता है, 2 टर्म लगातार नहीं बनेगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अल्टरनेटिव के लिए लिखता ना कि अल्टरनेट नहीं बनेगा, बोला कि हाँ, जैसे बराक ओबामा लगातार बने तो 2 टर्म तो बन गए, तीसरा टर्म वो अपने आप चले गए, उनको खड़ा होने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन ट्रंप के बारे में हमें लग रहा है, हालांकि इसको तो सर्च करके तुम लोग भी देखना, क्योंकि लगातार टर्म इसका नहीं है, एक टर्म बीच में बाइडेन आया है, तो अब जो टर्म है तो पहला टर्म है लगातार का, तो दूसरा टर्म बिल्कुल खड़ा हो सकता है कि हाँ, इसके बाद तीसरा टर्म नहीं खड़ा होगा, ये भी हो सकता है। मतलब नियम बताए कि अगर जो, जैसे संविधान में क्या है कि जो नियम लिखा अगर वो नहीं है तो बाकी कोई नियम नहीं है, जो लिख दिया अगर उससे तुम्हारा नहीं कुछ टकरा रहा है तो बाकी नियम अपना चलो। तो इसे देखो, यहाँ भारत का संविधान विदों ने छोड़ दिया, लिखा ही नहीं कुछ कि राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बनेगा, तो कितना बन सकता है। अगर यही संविधान में मेंशन करके चले गए रहते दो कि नहीं, राष्ट्रपति का पद मात्र 2 बार ही रहेगा, तो यहाँ भी यही व्यवस्था होती। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को देखते हुए, रूजवेल्ट को देखते हुए, ये माना गया कि हो सकता है कहीं जिंदगी भर मरते समय तक कहीं यही राष्ट्रपति को न झेलना पड़े हमको, और थोड़ा बहुत कड़ा रुख का आदमी था वो रूजवेल्ट। सेकेंड वर्ल्ड वार में उसका एक कहानी बता रहे हैं कि वो तो विकलांग थे ना, जनरली एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो व्हील चेयर पर रहते थे, तो युद्ध चल रहा था, तो कोई बात चल रहा था, तो सेना सब बहुत जद्दोजहद कर रहा था कैसे युद्ध जीता जाए, तो वही बैठे हुए थे मीटिंग में। अब ये विकलांग दिव्यांग जो आदमी था ये उठ के खड़ा हो गया, मतलब पूरा शक्ति लगाया, उठ के खड़ा हो गया, बोला कि जब हम दिव्यांग होकर उठ के खड़ा हो सकते हैं तो तुम लोग तो सेना हो, तुम्हारे दोनों हाथ सही है, सब कुछ सामग्री आर्टिलरी है, तो तुम युद्ध क्यों नहीं जीत सकते हो। तो इस डिटर्मिनेशन का व्यक्ति था वो। तो उसको देखते हुए संविधान विदों ने सोचा कि अब अगर इसको रखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक कोई सत्ता में रहता है तो तानाशाह हो जाता है, ये रियलिटी फैक्ट बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है। नीतीश कुमार को देख लो, लगातार है, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा में थे, कौन थे, नवीन पटनायक, उनके उनके पिता का नाम बिजू पटनायक, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे, लगातार बनते रहे, लास्ट में तानाशाह टाइप के हो गए थे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगला बार हम ही जीतेंगे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में लगातार बनते रहे थे। अभी ममता बनर्जी तानाशाह टाइप के डिक्टेटर टाइप करती है वो, क्यों, क्योंकि लगातार जीत रही। तो लगातार सत्ता में रहोगे तो घमंड तो होना ही है, समझ आ रहा है। इसीलिए लोकतंत्र का सबसे ज्यादा ब्यूटी यह है कि 5 साल बाद में सरकार चेंज कर दो, क्योंकि ये दबाव डालता है अगले वाले पर। अगर 10 साल रह गया तो उसके बाद हुआ कि जनता हमारा है, अब करप्शन करेगा तुम रुक नहीं पाओगे। नीतीश कुमार को जो मन करता है कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। बापू सभागार तुम गए हो, अभी तक पूरे भारत में ऐसा कहीं बिल्डिंग नहीं बना है, बिहार का एकमात्र इकलौता ऐसा बनाया गया है उस डिजाइन का। तो बहुत अच्छा सा काम भी इन्होंने किया है। लेकिन इंजीनियर है तो सारा दिमाग इंजीनियरिंग में ठूस दिया है, रोड बना दिया, ये बना, अरे रोजगार के लिए कुछ करो भैया, बेरोजगारी को देख रहे हो इसके लिए कुछ करो। तो इंजीनियर माइंडसेट के व्यक्ति है तो खाली सड़क, रोड, पुल, पुलिया यही देखोगे बिहार में। जनरली तुम देख, हम तो यही देख रहे हैं, जहां तक नजर जाता है खाली वही दिखता है हमको, पार्क बढ़िया। मतलब इंजीनियरिंग माइंडसेट का कोई व्यक्ति सिर्फ इंजीनियरिंग वाला काम करेगा। अगर कोई डॉक्टर बनता सीएम तो देखो मेडिकल सेक्टर को पूरा सुधार दिया रहता, एक्सपीरियंस है भैया। तो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति ज्यादा अच्छे माने जाते हैं मुख्यमंत्री, जिनको अनुभव होता है, क्योंकि जब लोग है तभी संस्थान है, लोगे नहीं है संस्था खड़ा कर दो, क्या फायदा है, कुछ फायदा है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी बिहार का क्या हो गया, बजट देखो इस बार, सबसे गरीब राज्य, ठीक है, सब चीज में परचेजिंग पावर पैरिटी में भी बिहार के, अब उड़ीसा भी ठीक हो गया हमसे। पहले तो उड़ीसा थोड़ा हमारा था कि हम लोग
ज्यादा होते थे, कुछ दुखी होते थे तो उड़ीसा को देख लेते थे, अच्छा चलो हमसे भी कमजोर है। अब तो वो उधर देख रहा है, अब तो देखोगे तो खखार फेंक देगा देह पर, वो भी फेंक देगा कि तुमसे ठीक हो गए। आगे लिखो नेक्स्ट। लिखिए राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, अर्हताएं लिखिए राष्ट्रपति के लिए हाँ हेडिंग अर्हताएं, अर्हताएं शपथ एवं पद की शर्तें। शपथ, पहले अर्हताएं लिखवा दें फिर शपथ लिखवाएं, ठीक है अर्हताएं लिख दिए, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं डैश दे के लिखिए। आर्टिकल 58 में है, आर्टिकल 58 में है ये, इसमें लिखिएगा 58 में, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में तभी निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58 में लिखना है, पहला पॉइंट लिखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में तभी निर्वाचित हो सकता है, हो सकता है जब वह एबीसीडी में कर लो, भारत का नागरिक हो, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह ए भारत का नागरिक हो, आगे बोलते रहो याद भी होते रहेगा। बी नंबर 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, बी नंबर 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, एग्जाम में 30 वर्ष दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। सी नंबर लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संघ, अगला पॉइंट, संघ ऑब्लिक राज्य ऑब्लिक स्थानीय, संघ ऑब्लिक राज्य ऑब्लिक स्थानीय, सरकार में, सरकार में, सरकार में ऑब्लिक प्राधिकरण में, सरकार में ऑब्लिक प्राधिकरण में, प्राधिकरण में, या किसी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर, इसको सार्वजनिक प्राधिकरण बोलते हैं, किसी पीएसयू में क्या हो, लाभ का पद, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अभी जानना है, संघ सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना राज्य सरकार के अधीन, ना स्थानीय प्राधिकरण के अधीन, ना ही पीएसयू में लाभ के पद पर हो। मतलब वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो इन पदों पर पहले से न हो, अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा, रिजाइन मारना पड़ेगा, बिना रिजाइन किए हुए नहीं जाएंगे। केस स्टडी है, लाभ का पद क्या है, तो बहुत सारा नेता लोग का लाभ का पद पर बहुत सारा चीज जा रहा था, तो उन्होंने नियम बना दिया कि फलाना, आगे हम लिखवाएंगे, फलाने फलाने पद पर अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, हालांकि है वो भी लाभ का ही पद, लेकिन चूंकि यहाँ पर होता है कि कुछ कुछ नहीं मिलेगा, मान लो कि अगर ग्लोब नहीं मिलेगा तो झुनझुन्ना ही दे दो, लेकिन कुछ दो, तो लाभ के पद पर कहा गया कि कोई मंत्री के पद पर है लाभ का पद नहीं माना जाएगा, राज्यपाल के पद पर है लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो कुछ ऐसे पदों पर अगर पहले से है, किसी सदन में है, किसी भी, तो लाभ के पद को फिर हुआ कि लाभ का पद है क्या, विवाद हो गया कि ठीक है लाभ का पद है क्या, तो फिर डिफाइन किया गया कि लाभ के पद में ये, आगे लिखवाएंगे, लिखिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा वर्तमान राष्ट्रपति अथवा, लिखिए आगे लिखिए, इसी में अगला पॉइंट कर दीजिए, वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, कॉमा किसी राज्य का राज्यपाल, कॉमा किसी राज्य का राज्यपाल, अथवा संघ अथवा राज्य का मंत्री, अथवा संघ या राज्य का मंत्री, अथवा संघ या राज्य का मंत्री, संघ या राज्य का मंत्री,
को लाभ का पद नहीं माना जाता है, को लाभ का पद नहीं माना जाता है, को लाभ का पद नहीं माना जाता है। बताओ, मंत्री कोई बना हुआ है तो लाभ का पद नहीं है, लेकिन यहां बोला गया क्योंकि मंत्री संतरी ये व्यवस्था क्यों की गई, सामान्य जनता राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाए, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये पद इसलिए क्रिएट किया गया कि राष्ट्रपति वह बनेगा जो पहले से मतलब पहले से ही तुम्हारे पास क्या हो, क्षमतावान हो, तभी तुमको राष्ट्रपति बनाएंगे। मतलब कोई गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है? नहीं। उस राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के लिए गरीब को राज्यपाल बनना पड़ेगा। तो राज्यपाल बनने के बाद वो गरीब रह जाएगा क्या? ठीक है, तो जब गरीब नहीं रह जाएगा तो ये व्यवस्था लाभ का पद किस दिमाग से है, तो पूरा पॉलिटिकल माइंडसेट है इसमें। अब देखो, राज्यपाल का जो वेतन होता है अगर मिलाओगे तो उपराष्ट्रपति के वेतन से भी ज्यादा है, एक तरह से देखा जाए तो राज्यपाल की संख्या ज्यादा है कि उपराष्ट्रपति का संख्या ज्यादा है? तो सोचो कि सबसे अधिक फंडिंग जो मिलता है वो राज्यपाल ज्यादा कमा रहा है कि उपराष्ट्रपति ज्यादा कमा रहा है? तो ये कौन सा व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का वेतन तो सर्वाधिक, ठीक, उपराष्ट्रपति का भी ठीक है सर्वाधिक, तो बाकी जो अन्य जो है देखा जाए तो राज्यपाल का वेतन तो अप्रोक्स मान के चलो उपराष्ट्रपति, तो पूरे राज्य में जो राज्यपाल है सब एक प्रकार का उपराष्ट्रपति का पूरा सुविधा ले रहे हैं। तो ये फंडिंग, ये पैसा किसका जा रहा है? जनता का जा रहा है ना, तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। वही व्यक्ति राज्यपाल बनता है जिसको मान लो कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री बना या कुछ मंत्री बना, ठीक है, या उसको सत्ता से हटाना है, अरे बहुत दिन हो गया इसको काम करते हुए, 12 दिन मंत्री बन गया, उसको साइड करना है, तो साइड करके क्या बना जाएगा? राज्यपाल। तुम देखो जितना जो राज्यपाल है उसको देखना कहीं ना कहीं किसी पार्टी में कुछ न किसी पद से रिजाइन करके गया होता है। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे आनंदीबेन पटेल, क्या बनाया गया उनको? राज्यपाल। अभी और भी व्यक्ति का नाम बता देंगे, हाँ, रघुवर दास, क्या बनाया गया? राज्यपाल। तो जब कहीं से सफल ना हो तो तार से गिरे तो खजूर पर लटका दिया जाता है कि जाइए आप कहला दुखी रहिएगा। राज्यपाल का काम भी कुछ नहीं है, भोजन भाषण उद्घाटन इनका भी काम है, जो राष्ट्रपति करते हैं सो राज्यपाल करता है राज्य में। तो ये ध्यान रखना है। तो लाभ का पद, इसीलिए लाभ के पद समझाया कि लाभ का पद बहुत सोच समझ के बनाया गया है। यहाँ पर यह होना चाहिए था लाभ के पद में कि कोई सामान्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, लेकिन कोई मंत्री चाहेगा कि तुम मंत्री जी के सामने में अगर कोई सदन चल रहा है, मंत्री जी खड़े हैं, दो व्यक्ति का भाषण चल रहा है, मंत्री जी भाषण दिए, कोनो क्लैपिंग नहीं किया, अब कोई अगर दूसरा सामान्य व्यक्ति भाषण दिया सब क्लैपिंग किया, मंत्री जी उस आदमी का मर्डर करवा देंगे। उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि हमारे खड़े रहते सब खड़ा नहीं हुआ, हमसे ज्यादा ताली। यहाँ पर तो ये भी दिखाया था कि पोस्टर में हमारा जो फोटो है वो फलाने मंत्री से छोटा कैसे कर दिया तुम। अब वो झगड़ा उससे नहीं करेगा, डिपार्टमेंट से नहीं करता है, जो बेचारा गलती से प्रिंट किया होगा उसको फोन करके गड़ी आएगा, अरे तुमको बुझाता नहीं रे, हमको तुम कम समझता है, कम कद का, वो नेता से हमारा कद तुम छोटा काहे कर दिया। यहां तक राजनीति है, ध्यान रखना है। राजनीति में जाना है क्या तुमको? बिल्कुल, ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट, आगे लिखिए नेक्स्ट। अब देखो प्रश्न देखो, प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं है, लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं है। 57 को फिर से बोल दीजिए, 57 में ऐसा कुछ बोले हैं क्या हम? पात्रता है पुनर्निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति एक से अधिक बार भारत में निर्वाचित हो सकता है, बस पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता है 57 में। लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लिखिए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लिखिए किसी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी लिखिए किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, डी लिखिए मंत्री, डी लिखिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ई लिखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी पैटर्न में आ रहा है। ई लिखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर ई ही होगा ना दोनों मामले में, ठीक है, तो ई होगा। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, कोई भी सबसे खतरनाक जो, इधर ध्यान, सबसे
खतरनाक जो ऑप्शन है ई है। ठीक है, कितना प्रश्न पूछा जाए, 120 प्रश्न है ना। अब 120 प्रश्न में इतना मान के तुम चलो, ई ऑप्शन अगर है ना, तो कम से कम 10 प्रश्न तुमको ऐसा मिलेगा जिसका आंसर तुम्हारा एग्जाम में ई रहेगा। तो ई को थोड़ा ध्यान रखना है। अब ई ऑप्शन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ई ऑप्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूज, जैसे इंग्लिश में हम बताते हैं कि नो एरर होता था पहले, इंग्लिश जब पढ़ते थे ना, तो नो एरर से बैंक वाले जो पढ़ते थे, बैंक की तैयारी करते थे, उनको पता होगा, बहुत अच्छे से बेचारे परेशान रहे हैं। तो नो एरर सबसे खतरनाक होता था, क्योंकि सब में आदमी एरर खोजने का कोशिश करता है। तो कोई स्टेटमेंट है तो एरर खोज रहा है, एरर तो है नहीं उसमें, तो लास्ट में नो एरर पता चलता ही नहीं था। तो कोई ना कोई में जबरदस्ती एरर लगा दिया, ए में एरर है, क्वेश्चन गलत, आंसर क्या था उसका ई। तो यही पर नो एरर वाला ऑप्शन यहाँ पर लगा दिया है बीपीएससी। तो ई ऑप्शन के लिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं शाम में, और जानबूझ के कुछ ऐसा प्रश्न रखा है जिसका आंसर ई ही है, ऐसा बहुत सारा प्रश्न कराए हुए हैं। तो उसमें बहुत बच्चा देखें कि ए बी मार रहा है, ए बी आंसर ए भी सही है उसका, बी भी सही है। तो जहां एक से अधिक उत्तर सही हुआ, ई पर सीधे चल जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10 क्वेश्चन के लिए 120 को उसी ई के निगाह से देखना है, नहीं। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन पता चल जाएगा आपको पढ़ने के साथ ही कि हमारा ऑप्शन लग रहा है कि एक से अधिक है, तो ई मार देना है। लेकिन 110 में, मतलब 120 में मात्र 110 क्वेश्चन आपका ऐसे भी ऑप्शन ए बी सी डी ही रहना है। ये 10 क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, जितना सेट प्रैक्टिस करो उतना फायदेमंद है। आगे लिखे नेक्स्ट। देखिए राष्ट्रपति, इसी में लिखना है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव के नाम, अगला पॉइंट में, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों हेतु, उम्मीदवारों हेतु जो उम्मीदवार बनेंगे, उम्मीदवारों हेतु, उम्मीदवारों हेतु कम से कम 50 प्रस्तावक, कम से कम 50 प्रस्ताव के प्रश्न कई बार आए हुए हैं। उपराष्ट्रपति से ज्यादा पूछता है, राष्ट्रपति से कम पूछता है। कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50, इसका मतलब समझे, जैसे अनुमोदक का मतलब हुआ कि सदन में जो व्यक्ति है वो अनुमोदन करे कि फलाना जो व्यक्ति है ना वो राष्ट्रपति के लिए, जैसे जैसे बंगाल ममता बनर्जी सेकेंड टर्म के लिए अनुमोदक बन गई थी, किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का, कि कलाम बड़ा अच्छा आदमी है। तो 50 व्यक्ति सांसद जो है वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार के प्रति समर्थन दिखाए कि हम क्या है, ये हमारे राष्ट्रपति पद के योग्य हैं। और 50 प्रस्तावक, 50 जाके बोले कि हम प्रस्ताव देते हैं कि इन्हीं को राष्ट्रपति बनाइए। तो 50 अनुमोदन करना मतलब पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछेंगे तो 50 आदमी अनुमोदन करेगा, ठीक है। जैसे पूछेंगे अच्छा ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए किसको अनुमोदन, किसको आप किसका अनुमोदन करते हैं, तो उसमें से कुछ आदमी बोला कि इसको करते हैं, कुछ आदमी इसको बोलेंगे, तो काउंट कर लेंगे। तो 50 आदमी हो जाएगा कि 50 आदमी इसको कर रहा है, मतलब पद। अब 50 तो जाके खुद मिल के प्रस्ताव देगा कि आप बनिएगा, इनका हम प्रस्ताव, समझ में आ गया। तो 50 का टीम है, वो पहले से दिमाग में चूज करके रखी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में जो सत्ताधारी पार्टी है, राष्ट्रपति नहीं प्रस्तावक है, कितना सांसद होगा उसका, सांसद तो सबसे अधिक होता है उसका, तो उसमें 50 को खाली देना हो तो पूरा लिख के दे सकता है। 50 को खड़ा होकर कह देगा कि हाँ, प्रस्ताव करेगा कि हम इस व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव देते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनेंगे। अब 50 उसमें बैठल क्या करेगा, टेबल थमा के हम भी अनुमोदन करते हैं व्यक्ति, ठीक है, समझा गया। तो प्रस्तावक मतलब आगे बढ़ के नाम पेश करना कि ये नामे लेके जाएगा कि फलाना व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाइए। अब 50 को का अनुमोदन लेना पड़ता है, आसान है, बहुत अधिक नहीं। सदन में बैठे हुए सांसदों का ये काम है, अनुमोदन का भी काम वही करते हैं, प्रस्तावक का भी काम वही करते हैं। अब विपक्ष वाला क्या करेगा, उसका भी तो सीट संख्या भी हारा है, तो सीट सांसद तो उतना है ना उसके पास, उसमें से 50 को प्रस्तावक मिल जाता है जो दूसरा उम्मीदवार है, जो विपक्ष का उम्मीदवार है। अब 50 को अनुमोदक उसको ही मिल जाता है। बच गया तीसरा, न पेंडुलम, न इधर का न उधर का, तो उसमें से कुछ निर्दलीय है, कुछ कुछ अपना। अब व्हिप जारी इसमें भी हो जाएगा अगर, तो भाई अब हम बीजेपी से हैं मान लो, हमने चुना, तो तीसरा जो खड़ा होगा उसको हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसी में से किसी का मन है तो दे दिया। मान लो सपा है, अलग अलग ही तो पार्टी है पोजीशन में, तो सपा वाला तीसरा को खड़ा कर दिया कि हमारे
प्रस्तावक अनुमोदक ये रहेगा, तो 4-5 को पार्टी जो मिल के बना हुआ मिला जुला के अनुमोदक बन जाएगा, तो तीसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। जनरली तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है क्योंकि उसको उतना मिलता ही नहीं है। लेकिन दो वो तो हमेशा होगा, एक अपोजिशन का होगा, एक एक सत्ता का, एक विपक्ष का होगा ना। इस समझ में आ गया ना। मतलब अगर तुमको चुनाव में खड़ा होना है, जो गांव में जैसे मुखिया किसी को बना रहा है, मान लो कि गांव में कोई व्यक्ति है बड़ा तेज बन रहा है, जिसको गांव बोलते हैं, गांव के मतलब बड़ा उड़ रहा है आजकल, तो पैसा कमा के बाहर से आया, देखे कि जिन्हें खर्चा कर रहे हैं उन्हें खर्चा कर रहे हैं, तो लगता है कि इसका बड़ा पैसा है। तो गांव के कुछ छटे हुए लोग होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है नारद मुनि माला, ठीक है, एक कप चाय पर दिन भर प्रवचन देते हैं। तो उनको लगेगा कि ये आदमी जो बाहर से कमा के आया है, गांव में रहा नहीं है, इसको गांव का राजनीति से मतलब नहीं है, तो उसके पीछे लग जाएगा भैया। अरे विनोद वाला नहीं सीरियल देखो ना, आया था पंचायत, देखो ना, वही तो पूरा ग्राम का 100% ग्रामीण परिवेश को तो दिखाया है वो। अब वो आके विनोद आएगा खैनी बनाते हुए कहेगा भैया आप जो है ना मुखिया के बड़े अच्छे उम्मीदवार हमको लग रहे हैं, बड़ा खुश हो जाएगा आदमी। घर में तो कभी प्रशंसा, घर में तो गालियाँ खाते हैं दिन भर, बाहर गालियाँ देता है, यहाँ पहला बार कोनो प्रशंसा किया, इसका मतलब कि हम अच्छा आदमी हैं। तो बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो, हम भी लग रहे हैं कि तो मुखिया बनिए ना, खड़ा हुई ना। अरे कोई वोट हम दिलवाएंगे, भले वोट के दिन गायब हो जाए लेकिन वोट क्या दिलाएंगे, हम दिलवाएंगे। उसको खड़ा करा दिया। बाकी उसका जब तक वोटिंग होगा तब तक उसका मुर्गा चिकन आजकल बंद हो गया है वो भी, ठीक है, चलते रहेगा। तो वो आदमी उस आदमी के पीछे लगा लगा खूब कमाएगा खूब खाएगा। वो आदमी का जब तक 2-4 कट्ठा बिका के उसको होश आएगा तब तक वो पता चलेगा कि मुखिया के चुनाव में, तब वो खोजते टॉर्च जला के खोजते चलता कहाँ गया वो कमीना, ठीक है, जो हमको बोला था जितवा देंगे, क्योंकि उसके घर से ही वोट नहीं मिला है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर यही हाल है, अब समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर सांसद में थोड़ा बड़े स्तर पर कर दो। तो जनरली क्या होता है, किसी का पैसा डुबाना है तो उसको 4-5 को गांव के लोगों के दोस्ती कर लेना है, बस और कुछ नहीं। सिगरेट मिल भी करेगा, जो उल्टा पुल्टा मिल ही रहा है, मिलना क्या है, तो खुश आमदी दिन भर भैया आप जैसा कोई नहीं, इसी पर पूछो के चलो क्या खाओगे, चूना चूड़ा घुगनी, तो हाँ तो चलो उस चौक पर चलते हैं। जब पूरा लापता हो जाएगा, अब बोलते हैं कि विकलांग हो गया, पैसा खत्म हो गया, तब उसको चिन्हने से भी इनकार कर देगा। तो तब जब उसको होश आएगा तब फिर कहेगा बाहर ठीक थे, बेकार गांव आए थे ठीक है। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट लिखिए। हाँ लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को, अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में, आरबीआई में या किसी सरकारी खजाने में, आरबीआई में या किसी सरकारी खजाने में, जिसका सरकार का अथॉरिटी है, किसी सरकारी खजाने में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। 15,000 रुपया का जमानत राशि जमा करनी होगी। 15,000 रुपया की जमानत राशि, 15,000 जमानत राशि जमा करनी। जमानत राशि क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को। मान लो चुनाव हार गए, एक निश्चित मत नहीं मिला आपको, तो पैसा नहीं मिलेगा, वापस नहीं होगा, तो वहां पर पैसा जब्त हो जाता है। तो जमानत जब्त नहीं, तो किसी किसी कैंडिडेट के उसका जमानत जब्त करवा दिए चुनाव में, बड़ा खुश होता है अपोजिशन, एक बार जमानत बड़ा उड़ रहा था, जमानत जब्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि पैसा जो दिया है खजाना में वो वापस नहीं मिलेगा। अगर निश्चित कोटा का मत उसको मिलता है तो पैसा उसको वापस मिल जाता है, ठीक है। अब अभी जीतनराम मांझी को तो जानिए रहे, मुख्यमंत्री कुछ दिन बने थे ना, तो जीतनराम मांझी बैग लेके गया की तरफ जा रहे थे, कोई काम था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन गया, मुख्यमंत्री बनिएगा, तो बोले कि हाँ बनेंगे, तो बुला लिए आइए ना, तो बुला के मुख्यमंत्री बना दिया। वैसे ही था एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम के पास जमानत राशि भी नहीं था, ये बता देते हैं। तो अटल जी फोन किए कि आपको राष्ट्रपति बनाना चाहता है लोग, अपना नाम नहीं लिया, आपको लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो कहते ओ हमारा राष्ट्रपति, हम तो वैज्ञानिक है, हम क्या करेंगे। तो लोग बोला है, तो बोले कि हमारे पास तो जमानत राशि भी नहीं, तो चलिए जमा करवा दिया जाएगा, आप आइए ना। तो जहाँ जा रहे थे वहां से तुरंत उल्टा ट्रेन का टिकट लेके पहुंचे, ठीक है। तो ये होता है। तो जमानत राशि का मतलब सीधे ये हुआ, ये प्रोसीजर क्यों किया गया, ऐसे लोगों को राजनीति में एंट्री न देने के लिए जो सीरियस नहीं है। तो जमानत राशि न रहे ना तो कोनो खड़ा हो जाए, अरे फ्री में खड़ा होना है तो तुम्हें से 10 गो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा है, बन लेके टाई बेल्ट सूट चढ़ा के खड़ा है। ऑफिसर्स एकेडमी का एगो हम वीडियो देखते हैं कभी कहाँ मनोरंजन के लिए, तो वहाँ पर कोई सर हैं, नाम भूल रहे हैं हाँ, तो टाई बेल्ट कोट चढ़ा के अब वीडियो देखते हैं,
हंसी आता है, एकदम गजब आ रहा है। उस लड़का को बोला कि इतना डीप नहीं पढ़ाना सर, सब नहीं पूछता है। तो बोलता है अरे बबुआ, अरे सोना, अरे बोका है रे तू रे, अरे हम पढ़ा न रहे हैं। और वो देख के इतना हंसती है, मतलब हाँ, तो उसमें होता है हमको पढ़ाए, जब देगा अगर मिशन 50 अगर दिया कोड तो हम नहीं पढ़ाएंगे। हम भाई चले जाएंगे, जा रहे हैं भाई। और वो गला कसा हुआ है, यहाँ पर इधर नस दबा हुआ है, बोल रहे हैं, क्या जरूरत है भाई। एक तो अंग्रेज गया, और अंग्रेज गया वकील सबको ड्रेस दे के चला गया। ये गर्मी में सब कोच के बैठा रहता है, पसीना गिर रहा है, भींगे भींगे है, मतलब बकर बगल बगल से उसके कोई बोका जाए तो बोका सूंघ के भाग जाए, ऐसा मांगता है सब। ठीक है, और ये प्रोसीजर बना दिया गया। बताओ तो अंग्रेज वहां पर ठंडा पड़ता था, यूरोप में तो ठंडा पड़ता था तो कोट एसेंशियल था। भारत में तो कुर्ता पजामा नहीं था और ड्रेस नहीं था, है? तो दे दिया वही वाला ड्रेस। अब देख रहे हैं कि कितना ऑफिस में है एसी नहीं है वहाँ बहुत। अरे जज के पास में एसी है, वकीलवा सब जो दिन में बैठा रहता है कोट सूट बेड, तो देखा था जाओगे तो लगता है कि हमको 80% बाढ़ आने का कारण यही सब है पटना में। सब पसीना से बाहर, पूरा सड़क भिंगाया रहता है। अब बैठा रहेगा इसे पंखा हाँकते रहेगा, अरे क्या मतलब है। हम ऐसा व्यवस्था अपनाएंगे जो हमारे देश के जलवायु को सपोर्ट करता हो। तो हम क्या करते हैं, भारत में शुरू से है कॉपी करना, शिक्षा में हम लोग कॉपी कर दिए, रटने वाला। समझना नहीं है, रटना है। यूनिवर्सिटी में क्या प्रोफेसर साहब बोल देते हैं कि 1 साल बीच का पढ़ लेना, एटम बम गैस पेपर पढ़ लेना, बस हो जाएगा काम। बच्चा एटम बम पढ़ के गया, पास तो कर गया, एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो जब तक एग्जाम के लिए कहाँ आना पड़ता है, तो मिशन 50 आइए, कहीं भी जाइए, पढ़ना तो पड़ेगा। यही हाल है, तो कॉपी करने की नीड यहाँ है नहीं। आगे लिखे नेक्स्ट। हाँ, नहीं नहीं, बदलाव नहीं, पहले बहुत कम था, 5 था, बहुत पहले। मतलब यहाँ के प्रोविजन में नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो 15 है। हाँ हाँ, चल रहा है, उससे कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, इस राशि का बदलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए, अब देखो, अब तुम जो क्वेश्चन पूछे वो मेंस ओरिएंटेड का, इसमें क्या हुआ कि ये राशि समय के साथ जो परिसीमन होगा ना, तो ये राशि बढ़ाया जाएगा, ये 15 से 25 हो जाएगा। 1950 से 5 रहा होगा, बहुत होगा तो 5,000 होगा, बहुत होगा इसीलिए तो रखा गया। ठीक है, जो भी है, तो ये नहीं रखा जाएगा ना, तो ये इसलिए रखा है। तो अरे 15,000 भी जनरली कोई खर्चा नहीं करना चाहता, ये भी जान जाना। तो इन फ्यूचर में कुछ रेशियो बढ़ेगा तो संख्या बढ़ा, अब इसको 5 लाख करेगा तो ऐसे भी वो मुश्किल हो जाएगा। नेता के हाथ से पैसा निकालना तो और मुश्किल है। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, इसी में लिखिए, इसी में लिखिए अगला पॉइंट। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। स्टार मारो इस पे, एग्जाम में पूछ सकता है। तो कुल वैध मत नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। कुल डाले गए मत, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, क्वेश्चन में दे देगा कुल वैध मतों का 1/6, कुल डाले गए मतों का 1/6, कुल ये मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो ये कुल डाले गए मत का 1/6, ऑप्शन में तुम्हारा जान बूझेगा कुल वैध मतों का 1/6, कुल अवैध मतों का 1/6, ऐसे करके ऑप्शन बनाते हैं। तो याद रखना है, कुल जितना वोट पड़ेगा उसका 1/6, न कि जितना वोट वैलिड होगा उसका 1/6। याद रहेगा, चलो टोटल का याद रखना है, वैलिड का नहीं रखना है। आगे लिख शर्तें। शर्तें आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 डैश लिखिए, शर्तें। आर्टिकल 59 खाली शर्तें लिखिए ना, राष्ट्रपति तो पढ़ ही रहा है, शर्तें लिखे डैश दीजिए। नहीं तो लिखना है तो राष्ट्रपति की शर्तें लिखिए। नोट्स बनाना है लाल ब्लू येलो कलर से तो फिर लिख सकते हैं। लिखिए आगे इसमें, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, परिषद नहीं होगा है, ध्यान रखना है, इसमें विधान परिषद का चर्चा नहीं है। संसद, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा
राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। निर्वाचित होने पर उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। थोड़ा लेते आइएगा, समझिए गए होंगे। समझ गए होंगे ना। कल वाला कहानी लोगों को सुनाए थे, बंदर वाला। ठीक है, आगे लिखिए। इसमें क्या होगा अब देखना, जैसे कोई अगर लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, राज्य विधानसभा का कोई विधायक है, अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो एक साथ दो पद पर नहीं रखना है उसको। तो राष्ट्रपति बनेगा तो बाकी पद पर क्या होगा, इस्तीफा दे देना पड़ेगा। क्योंकि दो पद पर कोई व्यक्ति, दो पद का प्रावधान क्यों किया गया? अब एग्जाम देते हैं तो सेम ईयर में 2 डिग्री मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, इसीलिए तो किया गया। क्योंकि एक व्यक्ति एक समय एक ही सदन को या एक ही जगह खड़ा हो सकता है। कोई सुने हो कि दो गो नाव पर चल रहा है, अक्षय कुमार की तरफ पैर करके दोनों दोनों नाव पर चल रहे हैं। या तो तुमको एक नाव में चलना है। तो यही किया गया कि कोई एक व्यक्ति किसी एक पद को ही बढ़िया से भली भांति उस पद का निर्वहन कर पाएगा, दायित्व को पूरा कर पाएगा। दो पद की व्यवस्था इसलिए हटाई गई। अगर दो पद रहता तो लाभ तो उसको दुगुना होता, क्योंकि उससे ही पेमेंट मिलता, इससे पेमेंट मिलता, काम किसी का नहीं करता वो। ठीक है, तो इसलिए दो पद खत्म। हमें तो ये भी लगता है कि जो पोर्टफोलियो दिया जाता है वो भी नहीं देना चाहिए। जो पोर्टफोलियो मिलता है, एक मंत्री को 2 3 डिपार्टमेंट धरा दो, वो भी बेकार है। उससे क्या होता है कि बाकी बाकी विभाग का काम गड़बड़ होता है, बहुत सारा काम डिले होता है। तो जितना जो पोर्टफोलियो वाला डिपार्टमेंट देख लो, किसी एक मंत्री को अगर 3, आप लोग तो अपने कहानी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, किसी भी विधायक या मंत्री को 2 पोस्ट मिला हुआ है, 2 पद मिला हुआ है, मतलब ये बोले पोर्टफोलियो मिला हुआ है, तो क्या करेगा, अपना जो उसका पहला का पद होगा, पोर्टफोलियो होगा, उसका काम तो ठीक से करेगा। लेकिन जो उसको रखा दिया कि देखिए प्रभार दे दिया है, तो प्रभार वाला काम क्या करता है, टालता है जनरली। देखिएगा क्यों करता है, तो प्रभार वाला अगर जाएगा, मान लो कोई सचिव गया प्रभारी, जैसे मेरा मंत्रालय सहकारिता डिपार्टमेंट या कोई गन्ना वाला है, तो गन्ना वाला सचिव गया तो टालेगा, कहेगा ठीक है करते हैं बाद में। तो उससे होता है गन्ना विभाग का काम क्या होगा, रुकेगा। तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, गलत चीज है, ये परंपरा ही गलत है। पोर्टफोलियो देने की जरूरत नहीं। आप या तो फुल मिनिस्टर बनाओ, ये पोर्टफोलियो का कोई मतलब नहीं होता है। हम पोर्टफोलियो वाला मिनिस्टर को देख रहे हैं क्या करता है, जनरली कोई काम, हाँ उससे उसको लाभ ही होता है। लाभ होगा कि दोनों विभाग का क्री मुंह खाएगा, दोनों विभाग से लाभ मिलेगा। तो पोर्टफोलियो का प्रणाली अच्छा नहीं है। अच्छा, पोर्टफोलियो सिस्टम किस संविधान संशोधन, किस ब्रिटिशकालीन किस एक्ट द्वारा लाया गया है? 1861 का जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। एग्जाम में पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसी में है, उसी में है, 1861 में ही है। ठीक है, और हाँ वायसराय को मिला था। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखिए। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं, जल्दी लिखने समझिए, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट इसी में, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, उसे उसे बिना किसी शुल्क, उसे बिना किसी शुल्क, बिना किसी शुल्क के आधिकारिक आवास, राष्ट्रपति भवन आधिकारिक आवास आवंटित किया जाएगा। उसे बिना किसी शुल्क के आधिकारिक आवास आवंटित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन आधिकारिक आवास आवंटित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, उसका 1 रुपया उनको नहीं देना है, अठन्नी नहीं देना है। राष्ट्रपति भवन का खर्चा जानोगे ना तो दंग रह जाओगे। एक दिन का खर्चा जानते हो कितना है, बता सकते हो कोई? राष्ट्रपति भवन का एक दिन का खर्चा कितना है पता है? 40 लाख, 30 लाख, हाँ 30 लाख। अगर ऐसे देखा जाए सामान्य काम में 10 लाख, सामान्य काम में 10 लाख है। अब कोई विशेष अगर आ गया, भोज आ गया, विदेशी जो भी प्रतिनिधि आ गया, तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। राष्ट्रपति भोज देंगे तो खर्चा नहीं लगेगा, तो खर्चा का राष्ट्रपति पॉकेट से देते हैं क्या? अरे तो वो तो पैसा आता है ना, संसद का फंड है ना। तो
अब ध्यान रखना, एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय में सबसे अधिक पैसा खर्च होता था राष्ट्रपति भवन में, उनका नाम क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना खर्चा कम करवाती थी। ठीक है, तो उनका खैर पद है, नहीं बोला जा सकता है, लेकिन सोचना चाहिए। तो उनमें सबसे, अब कोई स्टाफ राष्ट्रपति का कोई मित्र आ गया मिलने, परिवार आ गया, तक उसको खाना नहीं मिलेगा? तो पता लगा किचन वाला था राष्ट्रपति के, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के समय जो किचन वाला होगा ना, उसका इंटरव्यू हमको लेना चाहते हैं कभी, कि तुम किचन में कितना देर रहता, तो बोलते, वो पक्का बोलेगा किचन से निकलते कहाँ थे। ठीक है? किचन में ही तो थे दिन भर, मेरा जीवन किचन में गुजरा है 5 साल। ठीक है, तो वहां पर राष्ट्रपति भवन को चलाने के लिए संस्था है। राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति का भवन जो चलाता है उसका एक अलग है, राष्ट्रपति भवन को चलाने वाला एक संस्था अलग है। उस संस्था में स्टाफ है, नौकर चाकर है। ठीक है, गार्डनिंग के लिए कम से कम 50-100 गो माली का वहाँ ड्यूटी है। जो तुम्हारा अमृत वाटिका है, 100 माली खटता है उसमें। ठीक है, और बताते हैं पानी पटाने वाला सब सब अलग से है, झाड़ू देने वाला, स्वीपिंग का कर्मचारी अलग है। तो लगभग तो हमको लगता है नहीं भी होगा तो, राष्ट्रपति भवन में नहीं भी होगा तो 1200-1300 कर्मचारी होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का खर्चा है डेली का कम से कम 5 लाख। ठीक है, तो सिक्योरिटी में 5 लाख रुपया, मतलब सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि जो वहां पर ड्यूटी कर रहा है, जो भी सेना का आदमी, मिलिट्री है, उसका वेतन भी तो उसी के लिए मिल रहा है ना, कि राष्ट्रपति के गेट पर खड़ा रहिएगा। तो सिक्योरिटी का खर्चा कौन दे रहा है? सरकारें दे रही हैं, तो खर्चा नहीं जोड़ोगे? इतना खर्च है। और 12 लाख रिबेट मिला है इस बार हम लोग को। तो सोचो कि राष्ट्रपति इतना सुख भोग रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो राष्ट्रपति, सुख भोगो। ठीक है, नेता बनिए। आगे लिखे नेक्स्ट, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा निर्धारित, को संसद के द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, उपलब्धियां मतलब, हाँ उपलब्धियां मतलब बहुत सारा ऐसा है, आगे चर्चा इसका किया जाएगा। उपलब्धियां कौमा, भत्ते एवं विशेषाधिकार, विशेषाधिकार अलग है, भत्ते एवं विशेषाधिकार, भत्ते एवं विशेषाधिकार, भत्ते एवं विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, प्राप्त होते हैं कर दीजिए, प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इनके पदावधि, इनके पदावधि के दौरान, साथ ही साथ इनके पदावधि के दौरान इसे कम नहीं किया जा सकता जब तक पद पर रहेंगे। साथ ही साथ इनके पदावधि के दौरान, पद पर नियुक्त होने से 5 वर्षों तक, पदावधि के दौरान ये कम नहीं होंगे। कम नहीं कह सकता है, वही लिखिए ना, उसी को मिला के लिखवाएं कि जो वेतन भत्ता उपलब्धियां मिलेगा जब तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक ये कम नहीं होगा। इसका सेंस ये हुआ कि भारत में कुछ दिक्कत हो जाए, इनका जो वेतन भत्ता ये सब है टाइम पर मिलेगा। आपातकाल भी होता है तो इनको कम होता है क्या इनका? भारत में आपातकाल भी लागू हो जाए तो भले आपका वेतन, हमारा वेतन कम हो जाएगा। बाढ़ आ जाता है, बिहार में बाढ़ आता है ना, तो कोरोना काल में सही बोल रही हैं आप, तो जो भी आपात आएगा, बाढ़ बिहार में आता है तो कर्मचारी का वेतन नहीं कटता है। बिहार सरकार के कर्मचारी का वेतन काटता है 200 रुपया, 100 रुपया, मतलब काट लेता है। इसलिए तो फंड जाएगा, बाढ़ रिलीफ में जाएगा, तो फ्लड रिलीफ में जाने के लिए, एसडीआरएफ को देने के लिए। ठीक है, चूड़ा सत्तू जो बटाता है उसके लिए, तो कर्मचारी लोग योगदान देता है कि चलो बाढ़ आया है तो हमारे वेतन का 1 दिन का वेतन काट लिया, कोई 2 दिन का वेतन तो काटता है ना। तो इसी तरह कोई और डिजास्टर आ जाएगा तो सबका वेतन कटेगा, मंत्री मंत्री सबका, इनका नहीं कटेगा। राष्ट्रपति के वेतन में कभी कमी नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न आता है, तो कम क्यों नहीं किया सकता है बता सकते हो? प्रथम संवैधानिक व्यक्ति है तो उनका पद का गरिमा है। ठीक है, अपने मन से, अब देखो एपीजे अब्दुल कलाम करते थे, अपने वेतन का जो वेतन आता था ना दान कर देते, उनका वेतन रखते ही नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भर का राष्ट्रपति का जितना वेतन आया, सारा वेतन गया है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, बच्चों की शिक्षा में, अनाथालय में, हॉस्पिटल में, और रखते ही नहीं थे। उनका वेतन आता था तो कहता था कर्मचारी कि सर वे डोनेट, डोनेट इट, डोनेट कर दो, हम क्या करेंगे। तो ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, यही लिए उनको पूजा जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक व्यक्ति है जो पूरा लादिए के ले जा रहा था। तो यही है, व्यक्ति व्यक्ति की बात है। टाइम हो गया है क्या? 5 मिनट 7 मिनट और पढ़ा देते हैं। अगला क्लास कब है?
चलिए तब तक आने दीजिए। फिजिक्स आज पाठक जी से पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए ठीक है। हम्म। ठीक है कोई बात नहीं, लिंक पढ़वा दीजिएगा अच्छे से। आर्टिकल 60 लिखे, आर्टिकल 60। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए राजनीति में एंट्री कीजिए, 35 वर्ष आपका आयु हो जाएगा, आप भी बन सकते हैं, लेकिन व्याख्या ही नहीं किया गया है। अनपढ़ में ही तो नेता बनता है। कोई ऐसा व्यक्ति बता जो खूब पढ़ लिखे नेता है, अनपढ़ ही नेता बनता है। अनपढ़ नेता के अंतर में ऑफिसर काम करते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि जो भी यूरोपीय राष्ट्र है वहां पर तय किया गया है एजुकेशन। भारत के संविधानविदों से एक चूक हो गई थी, यही सबसे बड़ा चूक हुआ था, शिक्षा को लिखा ही नहीं। अगर एजुकेशन लिखा होता बहुत आगे बढ़ता देश। अब वहां पर कोई भी बन जा रहा है, जिसको साइन करने नहीं आता है वो भी बन जाता है। हमने कई ऐसे मुख्यमंत्रियों को अपने देखा होगा जो साइन नहीं करते थे, उनसे जब भी बोला था साइन करना है तो ऐसे करती थी। ठीक है, तो ऐसे लेके बस ठप हो गया काम। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में कौन काम करेगा? आईएएस। जो आईएएस इतना पढ़ लिख के गया, यूपीएससी क्वालिफाई करके गया है, वो व्यक्ति को नेता का बात सुनना पड़ता है और नेता को कहता है सर सर, और नेता बोलता है बोलबे ऐसे तू हमरा बोलबे, ई वाला कमेंट आता है। वो भी बोलता है, वो भी उस वक्त सोचता होगा कि बेकार पढ़े थे हम। ठीक है, सब पढ़ाई लिखाई मेरा क्या है, बेकार है। वैसा ठीक था आपका वो जो कथन है, वो मेंस में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हो, क्योंकि उसमें लिटरेसी भी बहुत कम था ना। तो लिटरेसी कम था, लेकिन हम तो संविधानविद जो बना रहे थे, वो तो इस चीज को उस वक्त जो संविधान में शामिल थे उन्हीं को उन्होंने सरकार संभालना था, तो वो तो डाल ही सकते थे ना। अरे कम से कम शिक्षा नहीं डालते, ये डालते कि आगामी 20 सालों के बाद किसी पद पर आसीन होने के लिए ये शिक्षा अनिवार्य होगी, ये तो लिख सकते थे। जैसे 20 साल बाद कह दिया था कि 20 साल तक रिजर्वेशन चलेगा, उसके बाद खत्म होगा, 20 साल के बाद ये चलेगा खत्म होगा, तो ये लिखने में डर लग रहा था, ये भी तो लिख सकते थे। जैसे बहुत सारे प्रोविजन को उस वक्त इलिटरेसी को देख कर नहीं किया गया, लेकिन ये लिखा तो जा सकता था ना कि संविधान में कि हाँ आज से लेके 20 साल बाद या 50 साल बाद इतना योग्यता होगा तभी कोई व्यक्ति फलाने पद पर आसीन हो सकता है। तो यही नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया। इसका लाभ सबसे अधिक कौन लिया है? जिसके पास पैसा है और जिसके पास थोड़ा सामाजिक पहचान है। कुछ बोल के नेता बन जाइए। कई ऐसे नेता को हम जानते हैं जिसको बोलने नहीं आता है, मतलब आता ही नहीं है, अच्छा पद पे है। अब नाम लेंगे तो फिर क्लास से इसलिए नहीं लेंगे। तो जनरली क्या करता है, कुछ जाएंगे जहाँ जाते हैं तो ऑफिसर समझाता है, जैसे एक नेता का एग्जाम्पल देते हैं। उनसे पूछा गया, उनसे कहा ऑफिसर कि सर ऐसा करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इससे हम बिजली देना चाहते हैं। तो वो बोला बहुत बढ़िया, देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक है, तो नेताजी बोले बहुत बढ़िया, तो खुश हो गया। तो सारा प्लान बताओ, तो प्लान बताया कि सर ऐसा करना है कि नदी है ना, हाँ तो हाँ नदी है, तो यहाँ आया, तो हाँ आया, यहाँ पर क्या करना है, तो ये लगा देना है, ऐसे मशीन लगा देंगे, होगा उससे क्या होगा, हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, तो क्या होगा, तो मतलब बिजली करंट। तो अरे बिजली बोलो ना बोका, तो हाँ हाँ बिजली वही, तो वो करंट बोले वो बिजली, तो ठीक है सब समझ गया। तो उससे क्या होगा, क्या होगा, तो दो काम होगा, एक तो सिंचाई का साधन होगा, एक बिजली मिल जाएगा। तो किससे निकलेगा ये करंट, निकलेगा किससे, पूछा वो। तब बताया ऑफिसर कि पानी से। तो दुर्बुर्वक, जब पानी से करंट निकाल दोगे तो पानी में बचेगा क्या, ये उसका आंसर था। ऑफिसर माथा पे हाथ रख के प्रणाम सर निकल रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो ये हाल है कि उसको ये पता नहीं है कि पानी से करंट निकल जाएगा, मतलब पानी से करंट निकला तो जो पानी पिएगा या नदी में जाएगा तो पेड़ पौधा को क्या मिलेगा, करंट तो तुम ले गए। ठीक है, तो ऐसे भी नेता लोग हैं, क्या बोला जाएगा। आगे लिखो नेक्स्ट, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में लिखिए शपथ। कौन नेता बने के लिए कुछ नहीं करना है, चमचागिरी करना है। नहीं, समाज सेवा नहीं, समाज सेवा कोई नहीं करता है, समाज सेवा है ही नहीं, उसको उसको बोलते हैं चमचागिरी। समाज सेवा करके तुमको टिकट ही नहीं देगा। तुम समाज सेवी बनोगे ना, तुमको टिकट नहीं मिलेगा, और तुम चमचागिरी शुरू करो बस। जो भी नेता बने हैं वो चम्मच से बने हैं। कोई नेता ऐसा नहीं है, हाँ अगर तुम्हारा इफेक्ट है, प्रभाव है, तुम में ओजस है, ओजस्विता है,
तो तुम नेता बन जाओगे। तो समाज सेवा करोगे 20 साल तब टिकट मिलेगा। अच्छा चाटुकारिता करोगे 5 साल तब टिकट मिलेगा। सोच लो क्या तय करना है, लॉन्ग टर्म का नेता बनना है या शॉर्ट टर्म में नेता बनना है। तो हम तो जहां तक देखे हैं चमचे लगाते हुए देखे हैं, जहां जाइए एक चमचा के पीछे 5 चमचा के पीछे भी चमचा लगा हुआ है। ठीक है। आगे लिखे नेक्स्ट, शपथ। तो जिसको बनना है सोनाली को बनना है। शुरू हो जाओ। आर्टिकल 60 लिखे इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। पद की शपथ दिलाई जाती है अथवा उनकी अनुपस्थिति में अथवा उनकी अनुपस्थिति में अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम को सीजेआई के बाद का जो है क्रम, उसके द्वारा वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा यह कार्य किया जाता है। यह कार्य किया जाता है। सीजेआई मान लो बीमार हैं, अनुपस्थित है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो अगर सीजेआई नहीं है तो सीजेआई के बाद का जो ऑफिसर होगा, वरिष्ठ होगा, उसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए, पेन अभी बंद नहीं करना, आगे लिखिए, इसी में लिखते चलना है। लिखिए, यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी इसी प्रक्रिया द्वारा शपथ लेनी होती है। तो उसे भी इसी प्रक्रिया द्वारा शपथ लेनी पड़ती है। कौन शपथ? मिथुन चक्रवर्ती का मूवी में जो लिया था शपथ, वही वाला। हाँ, शपथ लेनी पड़ती है। इसका अर्थ समझ में आया? मान लो कि राष्ट्रपति नहीं है, कहीं गए, तो राष्ट्रपति के पद को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति उठ के पहुंच के सीधे काम ही शुरू कर देंगे, फिर से सीजेआई है इसके पर शपथ लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि उस पद पर जाने से, उस संवैधानिक कार्य को करने से पहले आपको ओथ लेना ही पड़ेगा। तो ओथ लेना पड़ेगा। मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेगा? मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो कौन बनेगा? वरिष्ठतम। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो भी नहीं है तो लोकसभा स्पीकर। उसके बाद लोकसभा स्पीकर बनते हैं राष्ट्रपति। ये याद रखना, ये ऑप्शन जल्दी कोई बताएगा नहीं। तो अगर वरिष्ठतम भी नहीं है तो लास्ट में, हालांकि ऐसा कभी नौबत आएगा ही नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया है कि वो नहीं है तो फिर अगला कौन बनेंगे? लोकसभा के स्पीकर। उनको फिर ओथ लिवाया जाएगा, वो राष्ट्रपति के रूप में करेंगे, और लोकसभा का जो उपसभापति है वो देखेगा, उसके छोटे वाला लोकसभा चलाएगा, सदन चलाएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट आगे लिखिए। अब शपथ क्या लेता है उसको लिखवाना, शपथ का प्रतिज्ञान लिखवाना पड़ेगा। कोई मतलब तो है नहीं हम शपथ लेते हैं कि संविधान का कसम, ये सब लिखवाए हैं। शपथ का प्रतिज्ञान किस अनुसूची में है? तीसरी में है। शपथ का सारा जितना है ना शपथ का, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है? कैटेगरी बांटा गया है। राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति का, सबका अलग अलग है। मैं अमुक व्यक्ति ऐसे ऐसे पद की शपथ लेता हूँ, संविधान की गरिमा का ख्याल रखूंगा, ये सब फलाना ठिकाना, पैसा खूब कमाऊंगा, आई साइड से सब उसमें इंक्लूड रहता है। तो अंदर सब कुछ है लिखा हुआ, ऊपर से बढ़िया पढ़ना है। जैसे गांधी जी का फोटो लगा दो, गांधी जी के सामने टेबल नीचे रखा हुआ है, ऊपर सदा सत्य बोला, नीचे धरापार झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो जनरली यही होता है। जो वास्तविक देखोगे तो स्कूल कॉलेज जहां भी जाओ, गांधी जी का फोटो तो भाई अनिवार्य है, राष्ट्रपिता का, है कि नहीं? अब देखोगे हर स्कूल में प्रिंसिपल 5 चिबाते रहेगा राष्ट्रपति के पीछे फोटो। तुम लोग जब टीचर बनोगे तो प्रिंसिपल साहब से छुट्टी मांगने जाओगे, चाहे कुछ भी कहोगे, तो प्रिंसिपल धड़ल्ले से झूठ बोलेंगे, और पीछे गांधी जी सब देखते रहते हैं। सबसे अधिक कोई झेल रहा है तो गांधी जी का आत्मा, उनको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगा। सत्य, अहिंसा, क्या क्या करके, कितना मतलब प्रताड़ित होके ट्रेन से कूदा दिया सब उनको, क्या क्या नहीं किया उनके साथ, तब जाके उस देश को आज़ादी दिलवाए, तब ये हाल है। उनके मूर्ति पर
साल भर में कोई ना कोई ना, साल भर में एक ही दिन याद किया जाता है, बाकी कबूतर कौआ ये सब दिन भर याद करता है हमको। तो ये सब होते रहता है जनरली यही हो रहा है देश में। आगे लिखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। लिखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, डैश लिख लीजिए आर्टिकल 61, डैश लिख के लिखिए आर्टिकल 61 लिखिएगा। इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के द्वारा, भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा यह प्रावधानित है, यह प्रावधानित है, यह प्रावधानित है, यह प्रावधानित है यदि राष्ट्रपति द्वारा, यह प्रावधानित है यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है। एक ही टर्म है उसमें बस, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, तो संसद के पास यह शक्ति है कि, तो संसद के पास यह शक्ति है कि, तो संसद के पास यह शक्ति है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, संसद के पास यह शक्ति है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, इम्पीचमेंट ब्रैकेट में इम्पीचमेंट जरूर लिखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, इम्पीचमेंट लिख लीजिए IMPEACH, पता ही होगा स्पेलिंग क्या बताएं, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे, राष्ट्रपति को हटा दे। सर आ गए हैं ना, आ गए हैं सर, तो बंद करें। चलिए आगे 61 को कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यूड रहेगा। एक काम आपको करना है टेस्ट का, अच्छा चल रविवार तो यही बताएंगे बर्जेस। तो अगर कल आप लोग आइएगा तो टेस्ट प्रिंट करवा के इन लोग को दे दीजिए। कल अगर आप संडे को अगर आ सकते हैं, अब बर्जेस ही तय करेंगे। आप सेक्शनल वाला टेस्ट कल 100 प्रश्न का है, पहले अपीयर होके देखिए, टेस्ट देना है ईमानदारी से दीजिएगा। नागरिकता तक है, ठीक। 5 बार बता चुके हैं, 6ठा बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अभी आप पूछ रहे, इसका मतलब पढ़ ही नहीं हो तुम लोग, रिपीट। इसका अर्थ, हाँ जो नहीं आएगा उसको फाइन लगेगा, ठीक है। कै रुपया, इतना रुपया देना है कि हमारा मिल्क शेक हो जाए डेली, क्या जी, ठीक है। हमको डेली मिलता है मिल्क शेक, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है कि टेस्ट में अपीयर इसलिए होना है कि एग्जाम में तो आपको प्रश्न से ही ना सामना होता है, पढ़ाई से सामना वहां थोड़े होता है। मेन आपका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, एग्जाम में टेस्ट पेपर को फेस करोगे, हमको फेस नहीं करोगे वहां पर। तो टेस्ट में अपीयर जरूर होइए। ऑनलाइन वाले को चला जाएगा आपको कहाँ पर, टेलीग्राम के ग्रुप पर में जो आप होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा, PDF में रहेगा, अपीयर हुई। बाकी उसका जो यहाँ पर समझाने वाला पार्ट होगा, एनालाइज मैं करा दूंगा क्लास में। अपीयर होना है और ईमानदारी से अपीयर होना है। देखिएगा ईमानदारी से ये देखना है कि जो 100 क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसमें कितना आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपीयर होना है और ईमानदारी से देना है, और ये देखना है, अपना आकलन करना है कि आपने कितना सही किया। कोई पूछताछ नहीं, पड़ोसी से कोई मदद नहीं लेनी है, ईमानदारी से दीजिए। और देखिए कि 100 क्वेश्चन में जो पढ़ाया है कितना, उस आधार पर हमको लगेगा तो एक सेशन फिर से हम जो एनालाइज कराएंगे तो मुझे लगेगा कोई टॉपिक में आपका कमजोर है, जहां से प्रश्न गलत है, तो उसमें फिर से समझा दूंगा। तो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका, कॉन्फिडेंटली आपका हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट होगा कल होगा, कल फिक्स है। चैप्टर है संविधान के निर्माण से लेकर और नागरिकता तक, ठीक है। 3 ही है मान के चलिए, बाकी संवैधानिक विकास क्रम से थोड़ा मेन जो है 1818 का चैप्टर, 1813 का चैप्टर, सॉरी 1813, 33, 1935, 1919, 1909 पढ़ लीजिएगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लुसेंट से ही पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। बाकी उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे बढ़िया। शुरुआत में इसलिए नहीं पढ़ाया है कि उस चैप्टर में बहुत कम दिया गया है, उसमें जो प्रश्न का नेचर है, प्रश्न में देख रहा हूं, उसके आधार पर आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक है, करना है, करके आइए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट में ऑनलाइन वाले अपीयर होएंगे, फिर अगला क्लास करेंगे। और अगला जो टेस्ट होगा सेक्शनल, वो आपको लेंगे कहाँ से, नागरिकता से लेके, और जो पढ़ा रहे हैं देखते हैं कितना होता है, मौलिक कर्तव्य तक कर लेंगे।
नागरिकता से मौलिक कर्तव्य अगला कर देंगे, उसके बाद फिर आगे क्या कर देंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर छोड़ते हैं।